कर शुरू। हाँ कर दिया स्टार्ट। हाँ, गुड मॉर्निंग सर सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज का जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा वर्कशॉप्स के जो ओवरऑलिंग के प्रोसीजर है, टेस्टिंग एंड और भी ओवरऑलिंग में जो पॉइंट मशीन्स हैं, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अलावा आरडीएसओ का प्रोसीजर है। कोई अगर नए वेंडर लिस्ट के लिए अगर कोई जाता है तो उसके लिए क्या आरडीएसओ के प्रोसीजर रहेंगे। देन आईएसओ से रिलेटेड क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कैलिब्रेशन को, तो कोशिश करेंगे ये सब चीज़ों को कवर कर दें जल्दी। शुरुआत करते हैं पहले ओवरऑलिंग ऑफ पॉइंट मशीन। वर्तमान में फ़िलहाल ओवरऑलिंग जो है अपने वेस्टर्न रेलवे में सिग्नल वर्कशॉप साबरमती में हो रही है, लेकिन एक 2019 का भी एक लेटर था रेलवे बोर्ड का, 2019 या 20 का एक लेटर है जिसमें वो मेंशन किए थे कि जितने भी जोन हैं सभी जोन में कम से कम एक ओवरऑलिंग सेंटर होना चाहिए। मतलब पॉइंट मशीन्स हो या पॉइंट मोटर हो या जितने भी सेफ्टी गियर्स हैं जो ओवरऑल किए जा सकते हैं, तो उनके लिए एक मिड टर्म बीच में एक ऐसा टाइम होना चाहिए कि उसको टाइम टू टाइम ओवरऑलिंग कर सकें। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली उसी पे बेस्ड रहेगा कि ओवरऑलिंग जो है क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, या मेनली तो टेस्टिंग में क्या क्या देखा जाता है कि क्या क्या टेस्ट करना होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले ओवरऑलिंग पॉइंट मशीन से। इंट्रोडक्शन। Introduction. Overhauling means what is the overhauling? The act of repairing or improving the something so that the every part or it works that is should be. ओवरऑलिंग का मतलब ये होता है कि रिपेयरिंग, कोई भी पार्ट्स अगर कोई कुछ प्रॉब्लम्स आई है, अगर वो रिपेयर हो सकता है या उसमें इम्प्रूव हो सकता है तो उस पर जाना है। और अगर मान लो वो पार्ट्स कुछ नहीं हो सकता या रिपेयरेबल है नहीं तो उसको चेंज ही कर देना है। तो टाइम टू टाइम इसका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से ओवरऑलिंग करना है। देन बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑलिंग, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला एक्सटेंडेड लाइफ लेंथ। किसी भी आप एक अगर जनरल एस्पेक्ट में देखें, हम हमारी जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल को हम टाइम टू टाइम सर्विसिंग में डालते हैं, ताकि सर्विसिंग में डालने का उसमें ऑयल चेंज होता है, उसमें कोई अगर स्क्रैप पार्ट है वो बदल जाते हैं, तो इससे क्या होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो फर्स्ट इज़ द एक्सटेंडेड लाइफ लेंथ। देन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार होता है। एंड देन कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, जो कॉस्ट आने वाले समय में बढ़ सकती थी उस पर हम लगाम लगा सकते हैं कि बड़ा खर्चा जो होने वाला था उसको हमने पहले से ही देख लिया और ओवरऑलिंग या रिपेयर कर दिया तो वो चीज़ें बच सकती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑलिंग। स्टेजेस इन्वॉल्व इन ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग के लिए क्या क्या स्टेजेस हमने बनाए हैं, क्या क्या स्टेजेस होने चाहिए। तो पहला है इंस्पेक्शन। कोई भी जनरल हम पॉइंट मशीन का लेते हैं, अगर कोई मशीन अगर आती है वर्कशॉप में तो सबसे पहले उसका एक जनरल इंस्पेक्शन किया जाता है कि इसमें क्या क्या लाइन से क्या कमियां लिख कर भेजी हुई है, या इसमें कोई पार्ट्स मिसिंग है या टूटा हुआ है या फिर प्रॉपर करंट या वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एक जनरल एक इंस्पेक्शन बना करके उसको डायरी में नोट करते हैं। देन डिसमेंटलिंग, पूरा जो मशीन्स है उसको डिसमेंटल कर देते हैं A to Z। देन रिपेयर एंड रिप्लेस, अगर रिपेयर हो सकता हो तो रिपेयर होगा, नहीं तो रिप्लेस होगा, और वो भी नहीं हो सकता हो तो उसके बाद उसको स्क्रैप घोषित कर देते हैं कि डीएसेट में डाल दें। रीअसेंबलिंग, अगर रिपेयर हो गया है तो उसको रीअसेंबल करते हैं। एंड देन टेस्टिंग। टेस्टिंग जो है ओवरऑलिंग का सबसे जो बेसिक पार्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसका टेस्टिंग है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट मशीन्स एंड ओवरऑलिंग पीरियड। जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट मशीन इज़ एन इलेक्ट्रिकल ड्राइवन मशीन यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ द पॉइंट इन रेलवे यार्ड एंड कंप्राइजेस एन इलेक्ट्रिकल मोटर, पॉइंट मैकेनिज्म, क्रैंक हैंडल मैकेनिज्म, पॉइंट डिटेक्टर एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड पॉइंट लॉकिंग डिवाइस आल्सो। राइट टाइम जो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट मशीन जो है वो पॉइंट ऑपरेशन के लिए यूज़ में आती है, और उसमें मोटर, मैकेनिज्म, क्रैंक हैंडल, दीज अदर फैक्टर्स उसमें सभी होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पॉइंट मशीन के लिए ओवरऑलिंग पीरियड क्या होना चाहिए, या फिर इसकी
लाइफ क्या होती है, तो एज़ पर IRS स्पेसिफिकेशन है पॉइंट मशीन का S24/2002, जिसमें पॉइंट मशीन की लाइफ, द लाइफ साइकिल ऑफ द इलेक्ट्रिकल पॉइंट मशीन इज़ 1 मिलियन ऑपरेशन। तो 1 मिलियन ऑपरेशन जो हो, अगर इसके कंप्लीट हो जाते हैं तो पॉइंट मशीन की लाइफ जो मानी गई है कि 1 मिलियन ऑपरेशन होते हैं। अगर इतने ऑपरेशन हो गए हैं तो उसको वैसे ही उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, मीन्स अब इसको यूज़ नहीं करना है। तो ये तो हो गया इसकी लाइफ की बात। लेकिन द शेड्यूल ऑफ द ओवरऑलिंग ऑफ द पॉइंट मशीन शुड बी गिवन एज बिलो। हेडक्वार्टर, एक हेडक्वार्टर का 2015 का एक लेटर है जिसमें पॉइंट मशीन के ओवरऑलिंग के शेड्यूल क्या क्या होने चाहिए, कब कब उसको ओवरऑलिंग में जाना चाहिए, तो उसमें वो मेंशन किया हुआ है। तो पहला ये है, द पॉइंट मशीन टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 7 years इट हैविंग मोर देन 100 ऑपरेशंस पर डे। अगर किसी मशीन के 7 साल पूरे हो गए हैं और वो उसके पर डे 100 से भी ज़्यादा ऑपरेशन हो गए हैं, तो उसको एक जनरली लेते हैं कि इट शुड बी रिप्लेस्ड, 7 साल में उसको बदल देना है। ये मानते हैं कि जो उसके ऑपरेशन से रिलेटेड है उसके 1 मिलियन ऑपरेशन हो चुके होंगे, ऐसा मान लेते हैं। इस तरह से उसको 4 पार्ट में बांटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप ए में है कि मोर देन 100 ऑपरेशन, अगर मोर देन 100 ऑपरेशन है, ठीक है, तो उसकी जो पीरियडिसिटी ओवरऑलिंग होगी वो 5 साल में उसको ओवरऑल करना है। देखो 100 ऑपरेशन अगर पर डे हो रहे हैं तो 7 साल में तो रिप्लेसमेंट है ही, लेकिन 5 साल के बाद उसको ओवरऑलिंग में जाना है पॉइंट मशीन को, जिसको POH बोलते हैं, पीरियडिसिटी ऑफ ओवरऑलिंग POH। और IOH के लिए जो इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग है वो 3 साल में करनी है। देन ग्रुप बी के लिए मोर देन 50 ऑपरेशंस पर डे, अगर पॉइंट ऑपरेशन 50 से ज़्यादा है पर डे, देन द POH शुड बी इन विद इन 10 years एंड IOH शुड बी ऑफ 5 years। देन ग्रुप सी जो है उसमें मोर देन अगर 20 ऑपरेशन से भी ज़्यादा हो रहे हैं पर डे, लेकिन 50 से कम है, ठीक है, तो ओवरऑलिंग जो है 15 साल में उसको करना है। एंड देन IOH 10 years। ग्रुप डी जहाँ लेस देन ऑपरेशन जो हैं 20 ऑपरेशन से भी कम है, बहुत कम है, लिमिटेड, जैसे कोई साइड का कोई पॉइंट है जिसका ऑपरेशन ज़्यादा होता नहीं है, तो उसके लिए है कि POH आपको 20 साल में कर देना, IOH उसका 12 साल में करना है। तो विद द हेल्प ऑफ डाटा लॉगर, अब ये ऑपरेशंस कैसे डिफाइन होंगे, कैसे होगा, तो विद द हेल्प ऑफ डाटा लॉगर शुड बी टेकन टू अराइव अपॉन द नंबर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द पॉइंट पर डे फॉर क्लासिफिकेशन एंड इंडिकेटेड अबव। डाटा लॉगर से ये डिटेल्स हमें मिल जाती है कि किस तरह से ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं पर डे में, तो उससे डाटा ले करके उसको फिर कितने ऑपरेशन हो रहे हैं उस हिसाब से उसका ओवरऑलिंग शेड्यूल करना चाहिए। देन ओवरऑलिंग ऑफ द पॉइंट मशीन शुड बी डन ओनली एट ऑथराइज्ड डिपो ऑफ द डिवीजन ऑफ RCT। ओवरऑलिंग ऑफ पॉइंट मशीन्स की जो ओवरऑलिंग होती है बेसिकली वर्कशॉप्स में करना चाहिए। वो इसीलिए करना चाहिए कि जो इसका जो फ्रिक्शन क्लच का जो पार्ट होता है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट उसका वही है, क्योंकि दिस इज़ द हार्ट ऑफ द पॉइंट मशीन। और उसके अंदर जो स्लिपरिंग और कंप्रेशन स्प्रिंग जो लगी हुई होती है, अगर इसको अनऑथराइज्ड या कहीं बाहर लाइन पे खोलने की अगर कोशिश करेंगे तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो छटक करके आपको कहीं भी डैमेज कर सकती है। जो स्टाफ काम कर रहा है या जो जिसने इसको खोला है सीधा उसके आँख पे या कहीं पे लग सकता है, इसलिए ऑथराइज्ड डिपो में ही उसको ओवरऑल किया जाना चाहिए। देन इट इज़ द फ्लो चार्ट पॉइंट मशीन के लिए, जैसे हमने जो स्टेजेस बताए थे उसी स्टेज के हिसाब से है कि द फ्लो चार्ट है। तो पॉइंट मशीन पहले कंसाइनी से रिसीव की जाती है, देन इसकी डिटेल्स, एक जनरल इंस्पेक्शन जो होता है वो एक नोट करते हैं रजिस्टर के अंदर। डिसमेंटलिंग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मोटर गियर असेंबली होती है, देन ट्रांसमिशन असेंबली, उसके बाद कॉन्टैक्टर यूनिट असेंबली, मशीन। इस तरह से हमने इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है हर एक को। मोटर गियर असेंबली है तो उसके अंदर हार्मेचर है, फील्ड कॉयल है, इसको भी सेपरेट एकदम डिसमेंटल कर दिया जाता है। ट्रांसमिशन असेंबली अगर है तो फ्रिक्शन क्लच है, उसका कंट्रोल डिस्क है, ड्राइव डिस्क है, लिफ्ट आउट डिस्क है, स्प्रिंग है। देन कॉन्टैक्टर यूनिट असेंबली, कॉन्टैक्टर असेंबली के लिए ये है कि सभी कॉन्टैक्ट जो हैं उसके कॉन्टैक्ट डिटेक्शन और कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स हैं, रोलर है, कॉन्टैक्ट लीवर है, इसको डिसमेंटल। देन मशीन स्लाइड्स हैं एंड देन एनेक्स है। एनेक्स को भी खोल करके उसको क्लीनिंग किया जाता है कि अगर उसमें कुछ कार्बन जम गया हो, कॉन्टैक्ट प्रॉपर मेक नहीं हो रहे हैं। देन
मोटर गियर असेंबली, मोटर जो होता है पहले मोटर के पार्ट्स को केरोसिन से क्लीन करते हैं, देन उसके बाद उसके ऊपर जो बेसिकली मोटर्स जो आती है हमारे पास में वो इंसुलेशन बारिश के दिनों में मॉइस्चर के कारण या कोई अर्थ होने की संभावना ना रहे, इसके लिए उसके ऊपर एक एपॉक्सी कोटिंग की जाती है और उसको फिर ओवन में रखते हैं। उसके लिए थोड़ा आगे देखेंगे एक जनरल। देन क्लीनिंग है, डिसमेंटल जो हो गए उनको क्लीनिंग करते हैं, देन रीअसेंबलिंग है, देन वायरिंग, पुरानी वायरिंग हटा करके नई वायरिंग करते हैं, देन HV हाई वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्ट्स जो है उसका इंसुलेशन बहुत कम हो गया हो या डैमेज हो गया हो। देन मैगरिंग, लोड टेस्ट को भी थोड़ा आगे देखेंगे, लोड टेस्ट और ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट। यहाँ पे लोड टेस्ट के लिए यहाँ पे हमने एक न्यूमेटिक टाइप का एक पैनल लगाया हुआ है जिसके ऊपर हम जो पैरामीटर है टेस्टिंग के कि 450 kg पे और 580 kg पे डिक्लच होना चाहिए, उसको चेक करते हैं। देन उसके बाद जब अगर सब कुछ ठीक है देन इट इज़ रेडी टू डिस्पैच। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं डिसमेंटलिंग जो पहले है, ये अपना मेन गियर असेंबली है, देन कॉन्टैक्ट असेंबली है, मोटर गियर असेंबली है, पहला आता है मोटर गियर असेंबली के लिए। तो डिसमेंटलिंग कार्बन ब्रश गियर जैसे बताया, कार्बन यूनिट, आर्मेचर, कार्बन असेंबली, फील्ड कॉयल, देन पोल शू, इन सबको डिसमेंटल कर देते हैं। देन इसको थिनर, सबसे पहले मेन है इसका फील्ड कॉयल है, आर्मेचर है, पोल है, शू है, इन सबको थिनर से पहले साफ़ करते हैं और थिनर से साफ़ करने के बाद पहले उसको थोड़ी देर ओवन में रख देते हैं कि इसके अंदर कोई अगर कोई ह्यूमिडिटी या कुछ मॉइस्चर हैगा तो वो निकल जाता है। देन कम्यूटेटर सरफेस, मोटर के ऊपर जो कम्यूटेटर जो बार होती है उसको साफ़ करने के लिए चैमिस लेदर का यूज़ करते हैं ताकि उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस ना आए। अगर स्क्रैचेस होंगे तो अनबैलेंस रीडिंग होगी, सही नहीं आएगी इसकी रीडिंग, इसके लिए चैमिस लेदर का यूज़ करते हैं। देन रिमूव डस्ट, साफ़ करते हैं। एंड गियर बॉक्स यूनिट आल्सो क्लीन विथ केरोसिन, वर्किंग ऑफ गियर टीथ। उसके बाद कार्बन ब्रश असेंबली पार्ट्स आर क्लीन एंड चेक्ड फॉर एनी डिफेक्ट्स और डैमेज। कार्बन ब्रश अधिकतर क्या होते हैं कि कार्बन ब्रश अधिकतर कई मोटर्स के अंदर टूटे हुए आते हैं या थोड़े घिसे हुए आते हैं, तो अगर वो ठीक है, प्रॉपर चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोशिश करते हैं कि इस कार्बन ब्रश को बदल दें, चेंज कर दें। ये इस तरह से जो एपॉक्सी देख रहे हैं आप, एपॉक्सी कोटिंग करने के बाद में जो कॉइल होती है हमारी फील्ड कॉइल, ये फील्ड कॉइल है, ओके, ये पोल शू है हमारे, और ये रोटर है। रोटर को भी एपॉक्सी किया जाता है ताकि कहीं पे अर्थ की संभावना ना रहे, ऐसा ना हो कि अंदर मॉइस्चर हो और मॉइस्चर के कारण हमारा मोटर अर्थ दे जाए। तो इस तरह से एपॉक्सी कोटिंग करते हैं। आगे और दिखाएंगे एपॉक्सी कोटिंग जो करते हैं, एपॉक्सी कोटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन आर्मेचर वाइंडिंग एंड द फील्ड वाइंडिंग फॉर अर्थिंग एंड द शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम। इंटरनली कहीं कुछ मेटल से टच ना हो या आपस में कोई शॉर्ट ना हो, इसके लिए एपॉक्सी कोटिंग किया जाता है। फॉर दिस एपॉक्सी पेस्ट इज मेड विद रेजिन एपॉक्सी, हार्डनर और एपॉक्सी को मिला करके प्रॉपर अमाउंट में उसको मिलाते हैं। ऐसा भी ना हो कि बहुत हार्ड हो जाए, ऐसा भी ना हो कि एकदम पतला हो कि वो बहने लगे, इतना भी नहीं, उसको एक प्रॉपर अमाउंट है उसके हिसाब से उसको तैयार करते हैं। देन अप्लाई द एपॉक्सी कोटिंग ऑन बोथ आर्मेचर एंड द फील्ड वाइंडिंग, दोनों पे एपॉक्सी कोटिंग अप्लाई करते हैं। ये देखो अभी हमने थोड़ा सा एक कोशिश किया है, अगर मोटर हमारे पास आती है तो आप ये जो ब्रेक देख रहे हैं ये वाटरप्रूफ टाइप की एक टेप है जो कि काफ़ी हद तक, मतलब हमने एक कोशिश की थी वर्कशॉप के अंदर थोड़ा मोटर्स को, स्पेशली सीमेंस की जो पॉइंट मोटर थी उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए, तो इंटरनली इसको एपॉक्सी कर दिया था। एपॉक्सी करने के बाद ये जितने बार आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक स्लीव होता है, एक स्लीव लगाने के बाद में इसको वाटरप्रूफिंग टाइप की एक टेप है, रबर टाइप की टेप रहती, उससे हमने एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया था जिससे कि अगर मान लो बारिश का पानी या आता भी है तो ये अपने अर्थ ना ले या बॉडी के साथ टच ना हो। तो इसमें हम लगभग सीमेंस की जो पॉइंट मोटर में हम काफ़ी सक्सेस हो गए थे, लगभग 72 आवर्स तक हमने उसको पानी में रखा था। उसके बाद भी उसको जब चेक किया था तो मेगर जो था उसका बिल्कुल नहीं था, मतलब इन्फिनिट था मेगर, रेजिस्टेंस जो था इन्फिनिट रेजिस्टेंस था। तो एक ये चेंजेस किए थे इसके अंदर। अभी ये रोटर है, रोटर को भी इसी तरह से एपॉक्सी किया जाता है। ये जो कम्यूटेटर, इस कम्यूटेटर की जो बार है इसकी हम बात कर रहे थे, इसको साफ़ करने के लिए हम स्पेशली लेदर जो होता है जो बहुत ही
सॉफ्ट होता है उससे हम इसको साफ़ करते हैं, जिससे इसके ऊपर कोई स्क्रैच ना हो, या यहाँ पे जो कम्यूटेटर है इससे कुछ स्क्रैचेस ना हो, या बार आपस में शॉर्ट ना हो। देन ये जो आप देख रहे हैं ये ओवन है। जब हम एपॉक्सी कर देते हैं उसके बाद लगभग 3-4-5 घंटे इसको ओवन में रखते हैं ताकि ये सूख जाए और इसके अंदर का बिल्कुल जो मॉइस्चर है कोई कुछ भी ना रहे। द प्लेस बोथ द आर्मेचर एंड फील्ड को इन ओवन आफ्टर एपॉक्सी कोटिंग होने के बाद में उसमें रख देते हैं। फील्ड कॉइल वायर कवर्ड विद स्लीव्स और रबर टेप, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फोटो में भी दिखाया था। हमने कुछ नया शुरू किया था कि फील्ड कॉइल जो है उसको स्लीव तो लगाते ही थे, लेकिन उसके ऊपर एक रबर टेप भी लगाना शुरू किया, जिससे अर्थिंग संबंधी कोई समस्याएं ना हो। देन चेंज द बॉल बेयरिंग में भी अभी ये किया था कि बॉल बेयरिंग्स को, जो नॉर्मल जो बॉल बेयरिंग्स होती है उसको हटा करके वाटरप्रूफिंग टाइप की जो वाटर के इनलेट को रोकती है उस बेयरिंग को यूज़ करते हैं। देन कार्बन ब्रश, रबड़ गास्केट सभी जगह लगाते हैं, जहाँ जहाँ वाटर एक्यूमुलेशन की संभावना रहती है वहाँ पे रबड़ गास्केट लगाते हैं ज़रूरत है तो। देन प्लास्टिक कवर इंसुलेशन इज प्लेस्ड बिटवीन द फील्ड कॉइल, पोल शू एंड फील्ड कॉइल। हम क्या करते हैं कि मोटर जो होती है, पोल शू डायरेक्ट मेटल के कंटेक्ट में होता है क्योंकि वो उसी से टाइट रहता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो पोल शू है इसको हम एक इंसुलेशन टाइप का एक कवर लगाते हैं पोल शू फील्ड कॉइल के बीच में, ताकि दोनों के बीच में इंसुलेशन बना रहे हैं। देन असेंबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द मोटर गियर असेंबली, फिर इनको जब हम डिसमेंटल करने के बाद जब वापस एपॉक्सी ये सब कर देते हैं, एपॉक्सी करने के बाद वापस हम इसको लगा देते हैं, असेंबल करते हैं सभी पार्ट्स को। वाइल असेंबली ऑल द पार्ट्स सिलिकॉन सीलेंट इज प्रोवाइडिंग यूजिंग द गन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वाटर इनसाइड द मोटर। जो हमारा गियर बॉक्स वाला पार्ट है, अब इस मोटर के साथ में कनेक्ट जब करते हैं तो दोनों को जब जोड़ते हैं तब उसके बीच में एक सिलिकॉन सीलेंट लगाते हैं लेयर के रूप में, जिससे ग्रीस गन हमारे पास गन है सिलिकॉन के लिए, उससे हम इसको पूरा कवर करते हैं ताकि पानी जो है अंदर ना जा सके, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। देन पैंट होल सभी मोटर्स जो है उसको पेंट करते हैं। देन मोटर स्पोर्ड विद SE30 फॉर लुब्रिकेशन इन स्मूथ वर्किंग, उसमें ऑयल डाला जाता है लुब्रिकेशन ऑयल। देन उसका मैगरिंग किया जाता है वेदर द इंसुलेशन इज़ ओके और नॉट। तो देन स्मूथ ऑपरेशन, अगर मैगर सही नहीं है तो वापस उसको खोल कर देखते हैं कि कहाँ पे क्या रहेगी, कमियाँ कहाँ रहेगी, फिर वापस उसको असेंबल करते हैं। देन स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द पॉइंट मोटर इज चेक्ड इन बोथ द डायरेक्शन। मोटर ऑफ लोड करंट, ऑन लोड करंट, ऑफ लोड और ऑन लोड करंट को चेक किया जाता है, जो लोड सेटअप जो है हमारे पास उसी के ऊपर देखते हैं इसको। ट्रांसमिशन असेंबली, पॉइंट मशीन का जैसे मैंने बताया कि ट्रांसमिशन असेंबली इज़ द हार्ट ऑफ द पॉइंट मशीन, क्योंकि पूरा कैसे परफॉर्म करेगी मशीन जो है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी सेटिंग कैसी है फ्रिक्शन क्लच की। तो इसके लिए भी प्रोसीजर वही है, पहला डिसमेंटलिंग ऑर्डर है कि कंट्रोल डिस्क या लिफ्ट आउट डिस्क, गियर रिम, लॉकिंग मेंबर, लॉकिंग प्लेट होती है, अंदर स्लिप रिंग होती है, देन स्प्रिंग लीवर, स्प्रिंग इसको डिसमेंटल करते हैं। देन चेक एंड क्लीन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्रांसमिशन असेंबली, सभी को साफ़ करते हैं केरोसिन से। देन कंप्रेशन, स्प्रिंग एंड स्लिप रिंग प्लेज द वाइटल रोल इन द क्लच सेटिंग। क्लच सेटिंग के अंदर जो कंप्रेशन स्प्रिंग है और स्लिप रिंग है ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है इसके अंदर। अगर उसका टेंशन ठीक नहीं है ना, चेक द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इफ फाउंड नॉट प्रॉपर रिप्लेस विद, इसमें कुछ संभावना रहती नहीं है। अगर स्प्रिंग प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं है कि इसको हम कुछ रिपेयर कर देंगे या कुछ नहीं है, वो सीधा रिप्लेस ही होती है। कंप्रेशन स्प्रिंग या फिर स्लिप रिंग, दोनों का ही अगर प्रेशर ठीक नहीं है देन इट इज़ रिप्लेस्ड। फ्रिक्शन क्लच एडजस्टमेंट, फ्रिक्शन क्लच शुड बी so adjusted that the slipping current is between the 1.5 times to twice the normal operating current or specified by the manufacturer। फ्रिक्शन क्लच का करंट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट का लगभग 1.5 to twice 2 times ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट एंड ऑपरेटिंग करंट का ऑब्स्ट्रक्शन इज लेस देन 0.5 एम्पियर। अगर ऑपरेटिंग करंट और ऑब्स्ट्रक्शन में करंट अगर 0.5 एम्पियर से कम है
देन द क्लच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। इसका मीन्स कि हमारा प्रॉपर डिक्लच नहीं हो पाएगा मशीन, तो फिर क्या होगा कि उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है क्लच को। फॉर एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट में क्या करते हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं फ्रिक्शन क्लच असेंबली है, ये स्प्रिंग है एंड देन ये इसकी स्लिपरिंग है जो आज जो साइड में जो लगी हुई है स्प्रिंग। ये दोनों ही चीज़ें जो है आपके क्लच को मेंटेन करने के लिए वाइटल रोल प्ले करती है। तो इसमें एक नट बोल्ट होता है यहाँ पे इससे हम इस स्प्रिंग के प्रेशर को कम ज़्यादा करते हैं। फॉर एडजस्टमेंट टाइटन द हेक्सागोनल बोल्ट एज शोन इन द फिगर, फ्रिक्शन क्लच बिकम्स स्ट्रोंगर एंड ऑब्स्ट्रक्शन करंट इंक्रीजेस। ठीक है, लूजन द हेक्सागोनल बोल्ट, अगर हम इसको लूज कर देंगे तो क्या होगा, हेक्सागोनल लूज जब लूज करेंगे इसको तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है थोड़ा अपने थोड़ा ज़्यादा जगह स्पेस लेगी, ज़्यादा फैलेगी है, तो क्या होगा फ्रिक्शन क्लच क्या होगा, कमज़ोर होगा। कमज़ोर होने से आपका ऑब्स्ट्रक्शन करंट डिक्रीज़ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका डिक्लच जो है वो जल्दी डिक्लच होने लगेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ये इतनी सेंसिटिव सेटिंग होती है कि अगर ये सही नहीं है तो आपका डिक्लच और प्रॉपर ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। After final adjustment of the friction clutch, provide sealing on the locking plate। फ्रिक्शन क्लच का जब एडजस्टमेंट हो जाता है तो उसके बाद में उसको सील किया जाता है। सील देखो, सील जैसे हम इसके ऊपर एक सील कहाँ पे करते हैं, इसको सील यहाँ पे करते हैं। तो अगर प्रॉपर सेटिंग आ गई है तो हर एक जितने भी फ्रिक्शन क्लच असेंबली है उसमें यहाँ पे सील किया ही जाता है, ताकि हाँ अब इसके बाद जब सील हो जाता है उसके बाद हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। जब तक कि सील को तोड़ेंगे नहीं तब तक इस फ्रिक्शन क्लच का एडजस्टमेंट होगा। अनऑथराइज्ड ऑपरेशन रोकने के लिए इसको सीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। Then for reassembly, fix transmission assembly main shaft on the bench wise, provide greasing to gear rim, slip ring, lift out disc, प्लीज वन ऑल पार्ट्स अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। सभी जो जितने भी पार्ट्स हैं इनको ग्रीसिंग किया जाता है। हमारे यहाँ तो जैसे ओवरऑलिंग सेंटर है, जहाँ भी ओवरऑलिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे तो ग्रीसिंग वैसे ही हो जाता है क्योंकि सभी पार्ट्स खुले हैं। लेकिन अगर जहाँ मशीन बंद है, क्लच बंद है, वहाँ पे उसके लिए ग्रीस गन का यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपर जो ग्रीस है वो अंदर जा सके और लुब्रिकेशन दे, जिससे कि बड़ा इजीली फ्रिक्शन हो या अदर पार्ट्स मशीन के प्रॉपर ऑपरेट हो सके। देन प्रोवाइड, एंड सभी पार्ट्स को वन बाय वन जिस तरह से अकॉर्डिंग सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में इसको वापस से लगा देते हैं। हैमर विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक, हैंस नो पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डैमेज। हैमर का जो यूज़ करते हैं ये नहीं कि हमने एमएस की या मेटल की हैमर को यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए एक वुडन की या नायलॉन की एक हैमर आती है, उसको यूज़ करते हैं ताकि कोई पार्ट डैमेज ना हो और उसको स्टॉक भी प्रॉपर लग सके। देन पॉइंट मशीन स्लाइड्स है। इन द स्लाइड सेक्शन थ्रो स्लाइड, लॉकिंग स्लाइड, डिटेक्शन स्लाइड क्लीनिंग किया जाता है। जैसे केरोसिन से उसको उसके ऊपर रस्ट अगर है तो उसको देन सफाई की जाती है। चेक ऑल द डैमेज ऑफ द इफेक्ट। ड्राई स्लाइड विद क्लीन क्लॉथ करने के बाद में उसको ड्राई किया जाता है कपड़े से। देन चेक द टीथ एंड नॉचेस। जो मेन है पॉइंट मशीन के अंदर, जो स्लाइड के अंदर देखा जाता है उसके टीथ और नॉच है। अगर उसके टीथ जैसे गियर रैक है, आपका ड्राइविंग स्लाइड जो है उसके टीथ अगर टूटे हैं तो भी वो यूज़फुल नहीं होगी क्योंकि वो फिर प्रॉपर ऑपरेशन नहीं दे पाएगी। नॉचेज़ हैं, नॉचेज इसमें हो या फिर आपकी लॉकिंग स्लाइड हो, लॉकिंग स्लाइड में नॉचेज़ होती हैं तो वो ज़्यादा डैमेज ना हो या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा घिसे हुए ना हो तो देखा जाता है। उसको गेज है, गो और नो गो गेज जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए एक चीज़ है, पॉइंट मशीन में हमें कौन कौन से सामान का यूज़ करना है इसकी भी मैं एक लिस्ट बाद में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है पॉइंट मशीन के लिए। तो जैसे नॉचेस और गेज, इसके लिए गो और नो गो गेज होता है जो चेक करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कुछ ज़्यादा वो गेजेस हो गए उसके गैप ज़्यादा बढ़ गया उस नॉचेस का,
और अगर है ऐसा देन वन आउट, देन रिप्लेसमेंट विथ न्यू वन। प्लेस द डिटेक्शन स्लाइड एंड चेक थ्रेड विथ थ्रेड टेस्टर। तो डिटेक्शन जो स्लाइड है उसके नॉचेस देखे जाते हैं, थ्रेडिंग देखी जाती है कि थ्रेडिंग ऐसा तो नहीं है कि ख़राब हो गई है, तो बोल्ट उसका प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। देन चेक द ब्रश सेपरेटर ऑफ डिटेक्शन स्लाइड इफ वन और रिविट। जो आपने देखा होगा कि IRS की जो पॉइंट मशीन होती है उसमें लॉकिंग स्लाइड में भी एक ब्रश सेपरेटर होता है और डिटेक्शन के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि ओवरलोडिंग करने के बाद जो आई है तो उसमें जो ब्रास सेपरेटर है वो लूज़ हो गया हो या कुछ जगह बना रहा हो। जगह बनाने से क्या होगा कि दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होगा और फिर स्लाइड का प्रॉपर ऑपरेशन नहीं होने देगा, जो अनसेफ हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं, अगर मान लो थोड़ा लूज़ है तो हम उसको एक और रिविट करके उसको रिविट करते हैं ताकि मूवमेंट मतलब जो ब्रास सेपरेटर है वो अपने जगह पर घूमे ना। फिलिंग द ब्रास स्ट्रिप फॉर एक्स्ट्रा पोजीशन ऑन इट फॉर स्मूथनिंग सरफेस, ताकि स्मूथ सरफेस पर रहे और प्रॉपर दोनों स्लाइडों का मूवमेंट प्रॉपर हो सके। ये कुछ स्लाइड्स हैं हॉरिजॉन्टल। ये अभी तो ठीक है, अभी तो एक पॉलिसी बनाई है वर्कशॉप ने कि भाई अब तो बदल ही देना है स्लाइड को, ये पुरानी रखनी नहीं है। अगर बहुत ठीक है, अगर टेस्टिंग में आ रही है ठीक है, नहीं तो फिर एक तो स्लाइडों के लिए भी एक सरफेस फिनिश चेकिंग इक्विपमेंट आता है कि वो सरफेस देखता है इसकी कि ऐसा रफनेस तो नहीं है स्लाइडों के ऊपर। ये जिस तरह से आप स्लाइड देख रहे हैं आपके मॉनिटर पे, तो ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्लाइड को बदल ही दें, रिप्लेसमेंट ही कर दें। कि ये नॉचेस हो सकता है कई बार नॉचेस घिसे हुए आते हैं जो प्रॉपर नहीं होते हैं, तो लगभग पॉलिसी यही कर ली है कि इसको बदल देना। तो इसके लिए भी क्या करते हैं कि अगर स्लाइडें आई हैं तो इसमें देखते हैं कि स्मूथ है कि नहीं है। तो इसके लिए एक हमने सरफेस फिनिश लेके रखा है या रफनेस चेक करने के लिए कि प्रॉपर है कि नहीं है। तो एक ये भी एक इक्विपमेंट है इसका। देन कॉन्टैक्ट यूनिट असेंबली। कॉन्टैक्ट यूनिट असेंबली भी जिस तरह से फ्रिक्शन क्लच है उसी तरह से पॉइंट मशीन ऑपरेशन के लिए यूनिट असेंबली भी बड़ा इफेक्टिव है। इसमें वही डिसमेंटलिंग ऑर्डर है, ग्लास कवर है, टर्मिनल ब्लॉक्स हैं, स्प्रिंग गाइड है, इस सभी को डिसमेंटल कर देते हैं। मतलब हमारे जैसे मैंने आगे कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाए थे, आगे भी दिखाऊंगा, तो सभी जितना A to Z एक बोल्ट से लेकर के सभी चीज़ों को डिसमेंटल कर देते हैं। देन क्लीन ऑल द पार्ट्स एंड चेक द हेल्दीनेस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। देन ब्रेजिंग, उसके बाद क्या करते हैं कि ब्रेजिंग एंड टर्निंग ऑपरेशन। एक लेथ मशीन है वर्कशॉप में, उससे इज़ डन ऑन कॉन्टैक्ट लीवर फॉर द स्मूथनिंग द रोलर ऑपरेशन ऑफ रोलर, स्मूथनिंग रोलिंग ऑपरेशन ऑफ रोलर। क्या होता है कि जब जो लीवर जो होता है ना इसका, जिसके ऊपर रोलर लगा हुआ होता है वो भी कभी कभी घिस जाता है। तो हम क्या करते हैं उसको एक ब्रेजिंग मीन्स एक सोल्डरिंग जैसा ही, एक नॉर्मल भाषा में आप समझो, उसको फिलअप कर देते हैं ताकि अनइवन ऑपरेशन ना दे। रोलर जो है मूवमेंट, रोलर ऐसा ना हो कि उसके बीच में एक प्ले आ जाए जहाँ वो रोलर घूमता है, तो उसमें ब्रेजिंग का काम करते हैं यहाँ पे। देन बफिंग इज़ डन ऑन द स्प्रिंग गाइड, स्पिंडल एंड मेटेलिक पार्ट ऑफ द फिनिशिंग साइनिंग सरफेस। जो स्प्रिंग गाइड है उस पर बफिंग किया जाता है। बफिंग मीन्स उसको क्लीन किया जाता है, लेकिन एक बफिंग व्हील होता है उसके थ्रू उसको क्लीन करते हैं। पेंट ऑल द पार्ट्स एंड द पेडेस्टल। देन चेक द कॉन्टैक्ट प्रेशर, स्प्रिंग प्रेशर विद द प्रेशर गेज, इट शुड बी मोर देन 275 ग्राम्स। जो कॉन्टैक्ट यूनिट असेंबली के लिए एक क्वेश्चन थोड़ा रहता है कि इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, तो IRS का जो स्पेसिफिकेशन है उस पर भी मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है वो 275 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, 275 ग्राम्स। ओके, तो इसके लिए भी एक प्रेशर गेज है। और ये एक कैलिब्रेशन का जो अगला आएगा उसमें ये चीज़ें आएंगी कि ये जो चीज़ें हम चेक करते हैं, जो प्रेशर गेज से मान लो मैंने जो इसका प्रेशर चेक किया है, तो जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मार्केट से लाए हम यूज़ करने लगे, उसके लिए कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मार्केट ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ये प्रॉपर रीडिंग दे रहा है। ठीक है। देन अप्लाई द 10 ड्रॉप्स ऑफ द स्पिंडल ऑयल ऑन द हेलिकल स्प्रिंग गाइड्स ऑफ द कॉन्टैक्ट यूनिट असेंबली।
जो स्पिंडल ऑयल यूज़ करते हैं हेलिकल स्प्रिंग पे। अंदर आप देखना, देखो मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। ये जो है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप पोर्शन ये वाला, यहाँ पे हम लोग एक ऑयल यूज़ करते हैं ताकि लुब्रिकेशन इसका प्रॉपर हो सके। ये उसको डिसमेंटल करने के बाद, असेंबली क्लीनिंग करने के बाद, ये व्हील्स जो देख रहे हैं आप, इस व्हील्स को भी बफिंग किया जाता है। ये स्प्रिंग गाइड है, स्पिंडल है, इसको बफिंग किया जाता है, ठीक है। और ये जो पोर्शन आप लीवर का देख रहे हैं, कभी कभी ये घिसा हुआ होता है, टूटा होता है, तो इसको ब्रेजिंग करते हैं, जो मैंने अभी ब्रेजिंग का बताया था। अगर मान लो थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा ही उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है और रिपेयरेबल हो सकता है, ठीक है, तो इसको ब्रेजिंग कर देते हैं ताकि ये इसके किनारे कभी कभी घिसे हुए आते हैं या कभी ये खुला हुआ आता है, तो ब्रेजिंग करके ये प्रॉपर हो जाता है। ये इसके रोलर है। उसके बाद है एनएक्स कटआउट स्विच। इसमें भी वही है, डिसमेंटल ऑल द इसके जो जैसे एक लाइन पे 6 महीने का शेड्यूल होता है पॉइंट मशीन में, जहां आपको एनएक्स भी देखने होते हैं। तो एनएक्स की प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एनएक्स को खोल देते हैं। 1 by 1 ऑल द पार्ट्स, फ्लैप, कवर, कॉन्टैक्ट, लॉकिंग अरेंजमेंट, ऑल क्लीन ऑल द पार्ट विद ब्रश एंड केरोसिन, उसे साफ करते हैं। इसमें हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बस ये है कि आपको इंसुलेशन दे सकता है अगर कॉन्टैक्ट का प्रेशर सही नहीं है तो, या फिर अंदर कोई पार्ट्स टूट गया हो तो वो सब देखते हैं। चेक प्लेस द फेरूल वेयर द बोल्ट इज टू बी इंसर्टेड, देन प्लीज प्लेस द लॉकिंग आर्म, वॉशर प्रॉपरली, चेक स्प्रिंग टेंशन, स्प्रिंग एक्शन देखा जाता है। यूजिंग द क्रैंक हैंडल की से जो अपनी एनएक्स जो की है वो लगा के देखते हैं। देन चेक द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों जो कॉन्टैक्ट हैं वो आपस में शॉर्ट हो रहे हैं ऑलरेडी। तो इफ़ पंचर्ड और नॉट बिटवीन, इफ़ पंचर्ड और नॉट, ओके, बिटवीन द बॉडी एंड कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, ये दोनों देखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी के साथ टच हो रहा हो या फिर कॉन्टैक्ट शॉर्ट हो रहा हो, तो ये उसके बाद उसको पेंट कर देते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि एनएक्स के लिए क्या क्या, जैसे मैं ये एक इंसुलेशन की एक टेप होती है इन दोनों के बीच में, ये नहीं हो कि ये आपस में ये दोनों शॉर्ट हो या ये मेटल के साथ ये और ये कॉन्टैक्ट दोनों मेटल के साथ शॉर्ट हो, ये सब चेक करते हैं। वायरिंग के लिए ये है कि अगर पॉइंट मशीन आई है तो इसमें एक है कि पॉइंट मशीन को वायरिंग को चेंज ही कर देना है, नई वायरिंग बदलनी है। तो वायरिंग ट्री हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द वायरिंग बोर्ड एज पर द वायरिंग डायग्राम, जिस तरह चाहे सीमेंस की हो या आईआरएस की हो, दोनों के लिए वायरिंग डायग्राम को एक वायरिंग ट्री बनाई हुई है, उसके हिसाब से ही वायरिंग डायग्राम बनाते हैं। एज पर द आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन, कंडक्टर यूज्ड फॉर द इंटरनल वायरिंग शुड बी insulated and shall be of tinned copper, stranded, having the cross sectional area of not less than 2 square mm and not less than 3 strands। अच्छा, हम जो वायरिंग यूज़ करते हैं पॉइंट मशीन के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आईआरएस का जो स्पेसिफिकेशन है, आईआरएस S24 2002 का जो स्पेसिफिकेशन है, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको जो केबल या वायर यूज़ करना है वायरिंग के लिए, उसका जो स्क्वायर एमएम का जो डाया वो कम से कम 2 स्क्वायर एमएम से कम नहीं होना चाहिए, 2 स्क्वायर एमएम से ज़्यादा ही होना चाहिए, और उसमें भी कम से कम 3 स्ट्रैंड्स तो होने चाहिए मिनिमम। हालांकि अभी जो यूज़ कर रहे हैं, जो पहले यहाँ पे लगभग 2 स्क्वायर एमएम के आसपास यूज़ करते थे, लेकिन अब इसको साबरमती वर्कशॉप ने और बढ़ा करके इसको 36 स्टैंड का कर दिया है। जो 28 स्टैंड होते थे उसको थोड़ा सा और थिकनेस उसकी बढ़ा दी है, लगभग 2.2 स्क्वायर एमएम से और ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 2.5 स्क्वायर एमएम के आसपास। देन कट द वायर एज पर वायरिंग ट्री ऑफ द रिक्वायर्ड कलर, इसका भी एक कलर कोडिंग है हर एक के लिए, तो एज पर कलर कोडिंग के हिसाब से वायर लगाते हैं। प्लेस द नंबरिंग प्लेट, हर एक वायर पे हर एक टर्मिनल के ऊपर नंबर प्लेट लगाई जाती है कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, इसको डायग्नोसिस करने के लिए, ताकि क्लियरली पता चल सके कि वायर कहाँ लगा हुआ है। देन क्लैंप हुक लगाते हैं, पुट द सिंगल स्ट्रैंड
सपोर्टिंग वायर, देन लेस अप विथ वायर, लेसिंग करते हैं, उसको बटन टाइप का रहता है जिससे उसको लेस करते हैं। वायर्स आर कनेक्टेड टू 6 और 8 वे टर्मिनल ब्लॉक। ये वायर जो है 8 वे टर्मिनल और एनएक्स कटआउट ये सब से घूमते हुए फिर लगते हैं। इसके लिए देखो हर एक वर्कशॉप या हर एक का अपना लोकली अरेंजमेंट होता है वायरिंग के लिए। हालांकि अभी जो हम पहले जो यूज़ करते थे वो इस तरह से कार्डबोर्ड बना रखा था सीमेंस के लिए कि भाई इस तरह से वायर जाएगा, तो करना कुछ नहीं होता था, एक लंबाई फिक्स कर रखी थी, इस तरह से बोर्ड के ऊपर बना देते थे और डायरेक्ट ये पूरा मशीन पे अच्छे से लग जाता था। लेकिन अभी प्रैक्टिस ये कर दी है कि अभी इस चीज़ को डायरेक्टली मशीन के ऊपर लगा रहे हैं हम लोग। जिसका वायरिंग डायग्राम है। अच्छा, सिग्नल वर्कशॉप साबर फिलहाल में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे ये तो बात ओवरऑलिंग की हुई, अभी मैन्युफैक्चरिंग IRS पॉइंट मशीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वर्तमान में 4 वर्कशॉप अभी कर रहे हैं। पहले जैसे बौद्धनूर वर्कशॉप करता था, गोरखपुर वर्कशॉप, ये 2 ही वर्कशॉप थे। लेकिन रिसेंटली में एक हमारा सिग्नल वर्कशॉप साबरमती और एक मेटुगुड़ा वर्कशॉप, तो अभी रेलवे के 4 वर्कशॉप ऐसे हो गए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है जिन्होंने। ये उसी का वायरिंग डायग्राम था। देन द कवर एंड कास्ट आयरन केस ऑफ द पॉइंट मशीन, रिमूव ओल्ड एंड वर्न आउट कास्केट। अधिकतर कास्केट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कवर असेंबली के अंदर, जो ख़राब हो जाती है। देन द क्लीन ब्रश कास्ट आयरन बेस हैं, लॉक हैं, फ्लैप हैं, उसके देखने चाहिए। द की एट बोथ साइड ऑपरेशन, दोनों साइड की जो की है वो स्मूथली ऑपरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। देन पॉइंट मशीन का जो कवर है ऑन बॉडी शैल बी पेंटेड ब्लैक एज पर स्टिपुलेटेड इन एनेक्सर 29 में पैरा, ये SEM का पैरा है, उसके हिसाब से ब्लैक कलर होना चाहिए उसके ऊपर। पॉइंट मशीन का जो कवर है तो वो कवर इस पैरा के हिसाब से ब्लैक होना चाहिए। देन प्रेस द न्यू गास्केट ऑन द कवर, देन चेक वर्किंग ऑफ द वाटर ड्रेनेज वाल्व, जो एग्जिट के लिए जो लगा हुआ होता है वो है कि नहीं हो। देन टेस्टिंग ऑफ जो पॉइंट मशीन की जो टेस्टिंग है उसके लिए हमने एक न्यूमेटिक लोड सेटअप लगाया हुआ इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, ये न्यूमेटिक सेटअप है जिसको हमने यहाँ कमीशन करवाया है। तो इसमें जो लोड चेक जो होता है ना, वो इस IRS का जो स्पेसिफिकेशन है कि क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन सिग्नल वर्क्स सावरमती एज पर न्यूमेटिक टाइप लोड सेटअप 143 mm दोनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ IRS S24/2002 अमेंडमेंट 1 क्लोज नंबर 11.6 में कितना करंट होना चाहिए, कितना इसका टाइम होना चाहिए और वोल्टेज की, तो वो सब डिफाइन किया हुआ है। उसी तरह से इसकी टेस्टिंग भी इसके ऊपर होती है। ऑपरेटिंग डेटा ऑफ द IRS पॉइंट 143 के लिए इसका ऑपरेशन 4 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर IRS पॉइंट मशीन को हम लोड सेटअप के ऊपर टेस्ट करते हैं तो इसका जो लोड नॉर्मली 450 kg के लोड पर ही चेक करते हैं। जितने भी आपकी टेस्टिंग होनी है वो 450 kg का जो लोड है उसके ऊपर ही टेस्टिंग होती है। करंट 4.5 एम्पियर से 450 kg पर करंट जो है 4.5 एम्पियर से कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात स्लिपिंग की बात करते हैं, जो स्लिपिंग के लिए लिखा है कि लेस देन और इक्वल टू 580 kg, ठीक है, स्लिपिंग लोड इसका मतलब 580 kg तक तो मशीन को स्लिप होना ही होना है। तो इसके लिए करंट डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये करंट कम भी हो ज़्यादा भी हो जाएगा, इसका कुछ फिक्स नहीं है। RDSO ने एक चीज़ को फिक्स किया है कि 4.5 एम्पियर हम 450 kg का जब लोड लगाते हैं तब होना चाहिए, लेकिन स्लिपिंग के लिए कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया। देन स्लिपिंग स्टॉलिंग लोड, 1000 kg पे चेक किया जाता है। अच्छा, स्टॉलिंग लोड जो है ये क्या होता है कि वर्कशॉप में इससे हम मोटर की कैपेसिटी देखते हैं, प्लस फ्रिक्शन क्लच जो है हमारा उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी चेक हो जाती है। इसके लिए जैसे मैंने ऊपर बताया था, हमारा जो फ्रिक्शन क्लच है उसमें क्या करते हैं कि हम ये मानते हैं कि स्प्रिंग यूज ही कुछ काम नहीं कर रही है, उसका प्रेशर इतना कम, इतना दबा देते हैं उसको कि हम मानते हैं कि पूरा का पूरा एक रॉल ही है, स्लिपिंग पूरी की पूरी कनेक्टेड है इस तरह से। और फिर 1000 kg का लोड देते हैं किसके ऊपर, यहाँ पे ये जो हमारा न्यूमेटिक पैनल है यहाँ पे हम 1000 kg का लोड रिवर्स डायरेक्शन में देते हैं और फिर देखते हैं कि मशीन उसको ऑपरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर मशीन चल जाती है, पूरा एक ऑपरेशन ले लेती है मोटर, इसका मतलब कि मशीन जो है कैपेसिटी है उसको चलाने की। अगर मान लो ये फेल हो गई तो फिर उसको हटा देते हैं। इसका मतलब आपका या तो कुछ मोटर में प्रॉब्लम है या फिर आपका क्लच सही नहीं है, क्लच की सेटिंग सही नहीं है।
तो ये हर एक मशीन पे चेक नहीं किया जाता, रेंडमली अगर आपने 50 का लोड अगर आप चेक करवा रहे हो तो उसमें से कोई एक मशीन ही उस पर चेक होती है, सभी मशीन के लिए नहीं होता। देन 220 mm के लिए टाइम ऑपरेशन 5 सेकंड का है, करंट उसमें 5.5 एम्पियर रहेगा। देन पहले 220 mm के लिए जो आपका स्लिपिंग लोड था ये लगभग 700 kg के आसपास था, जिसको घटा करके इन्होंने वापस से RDSO ने इसको एक अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट के बाद में दोनों सेम कर दिए, लगभग 143 mm और 220 mm के लिए आपका डिक्लच सेम होता है 580 kg। जो पहले 700 kg होता था अब वो 580 kg हो गया। बस डिफरेंस ये रहेगा कि ये 5.5 एम्पियर का करंट होगा इसमें और 5 सेकंड इसका ऑपरेशन होगा, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं रहा दोनों में। जनरल टेस्टिंग है, एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद operate the machine several times to see that the locking segment goes smoothly inside the circular locking notches of the locking slide and the driving slide। मशीन को अगेन एंड अगेन इसको चेक किया जाता है। ये हमारा लोड सेटअप है, उसी के ऊपर उसको बार बार देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि लॉकिंग सेगमेंट कुछ अटक अटक के जा रहा हो या सर्कुलर मूवमेंट इसका प्रॉपर नहीं है नॉचेस के अंदर। देन ऑपरेट द मशीन सेवरल टाइम्स बाय हैंड क्रैंकिंग एंड इंश्योर दैट वन ऑफ the two lock detection roller drop into the respective notches of the control disc and the detection contacts make only at the end of the locking operation। इसके बाद जब हम मशीन से ऑपरेशन कर लेते हैं उसके बाद क्रैंक हैंडल से भी चेक करते हैं कि रोलर जो है वो प्रॉपर गिर रहा है नहीं गिर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट लेते हैं उस वक्त रोलर नीचे नहीं गिर रहा हो या रोलर कहीं पे इतना प्रेशर हो अंदर कि रोलर वहीं फंस गया हो, तो वो क्रैंक हैंडल से देख लेते हैं। देन the control contacts make with the beginning of the unlocking stroke। जैसे ही अनलॉक होता है तो कंट्रोल कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो मेक होने चाहिए, है ना। जैसे ही वो अनलॉक होता है तो ये प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन चेक द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द स्विचेस। ये हो गया आपका फील्ड पे कि भाई करस्पॉन्डेंस चेक जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है बिटवीन द स्विचेस एंड द पॉइंट ऑपरेटिंग लीवर ग्रुप विद द पॉइंट डिटेक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट है तो इसका नो गो टेस्ट विद 5 mm टेस्ट 5 mm से नो गो टेस्ट विद 5 mm के टेस्ट पीस से देखते हैं। उसमें व्हेन टेस्टेड लॉक सेगमेंट डज नॉट अंदर नहीं जाना चाहिए। ये जनरल जो हम लाइन पे भी चेक करते हैं तो ये वो चीज़ें हो गई तीनों। फ्रिक्शन क्लच को डिक्लच होना चाहिए, 5 mm में नहीं जाना चाहिए, है ना। रोलर का मूवमेंट पूरा नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद डिटेक्शन 3.25 mm टेस्ट पिच पे ऑफ ईच स्विच व्हेन टेस्टेड। 3.25 में क्या होता है कि डिटेक्शन कॉन्टैक्ट शेल जस्ट मेक मीन्स लॉकिंग तो होता है लेकिन डिटेक्शन कॉन्टैक्ट जस्ट मेक होता है 3.25 में। बट ये लेआउट पे अगर हम चेक करते हैं पॉइंट मशीन को लेआउट पे देखना होता है कि लेआउट पे प्रॉपर ऑपरेशन दे रही है, क्योंकि हमने लोड पे तो देख लिया, ये जो लोड सेटअप था हमारा इस पे तो हमने देख लिया, लेकिन उसके बाद में रेंडमली सभी मशीन को तो नहीं देखते लेकिन रेंडमली कुछ मशीन्स को इस पर भी देखते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये उसकी लाइन ऑब्स्ट्रक्शन करंट है, स्लिपिंग और ऑब्स्ट्रक्शन शेल भी बिटवीन 1.5 to 2 टाइम्स नॉर्मल वर्किंग करंट। जैसे स्टार्टिंग में बताया था डिफरेंस जो है दोनों का 0.5 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए, 0.5 एम्पियर से ज़्यादा ही होना चाहिए दोनों का डिफरेंस। व्हेन द करंट इज़ नॉट विद इन द लिमिट, अगर सही नहीं है तो उसको एडजस्ट करेंगे। है ना, ये उसकी शीट है जो मेंटेन करते हैं टूल्स, क्या क्या चीज़ों की ओवरऑलिंग में ज़रूरत पड़ती है। ये इसके अलावा RDSO का एक रिवाइज्ड है वो भी मैं बताऊंगा अभी। देन टेस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। इंसुलेशन टेस्टर है, वेरियक है। वेरियक का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ हमने उसकी AC इम्यूनिटी को चेक करना होता है। अगर 160 की इम्यूनिटी चेक करनी है तो 0 से 300 वोल्ट का वेरियक इज़ ओके इनफ है, लेकिन अभी फ़िलहाल में 400 वोल्ट की भी AC इम्यूनिटी वाली मोटर्स मशीन्स को चेक करना होता है, तो उसके लिए हमें हायर कैपेसिटी का वेरियक की ज़रूरत पड़ती है। देन ग्राम गेज जो कॉन्टैक्ट का जो प्रेशर है उसको चेक करता है। मल्टीमीटर, डिजिटल मिलियोमीटर हर एक कॉन्टैक्ट को चेक करते हैं। जो हमारे
कॉन्टैक्ट असेंबली में होते हैं, उसके कॉन्टैक्ट को चेक करने के लिए मिलियोमीटर का यूज़ करते हैं। टेकोमीटर मोटर की स्पीड को चेक करने के लिए, वर्नियर कैलिपर अलग पैरामीटर्स को चेक करने के लिए। एचवी जो है 0 से 10 केवी का है, और ये लगभग 2 केवी का जो है। मैं आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें देखी जाती है टेस्टिंग के लिए, उसको थोड़ा अगली बार में क्लियर। देन कंक्लूजन में, एज पर द RDSO गाइडलाइन द पॉइंट मशीन शुड बी ओवरऑल्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम। कुछ जैसा आगे बताया था, हर एक जो उसका लाइफ होती है, लाइफ में एक बार उसको ओवरऑलिंग या जो भी उसका शेड्यूल है उसके हिसाब से उसको ओवरऑल होना चाहिए पॉइंट मशीन की। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द पॉइंट मशीन ओवरऑलिंग आर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, इंक्रीज लाइफ, एंड ये आगे आ गया। देन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द फेलियर्स मेनली इन द रेनी सीजन, एपॉक्सी कोटिंग द वाइंडिंग सीलिंग बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मोटर इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ओवरऑलिंग। फ्रिक्शन क्लच इज सो एडजस्टेड दैट द नॉर्मल एंड द ऑब्स्ट्रक्शन करंट शुड बी विद इन लिमिट होना चाहिए। एंड इन द फाइनल स्टेज ऑफ द ओवरऑलिंग वेरियस कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो ये तो ठीक है, ये हो गया ओवरऑलिंग का जो बेसिक क्या क्या चीज़ें करते हैं। अब मैं जो इसका मेन पार्ट है टेस्टिंग जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि इसमें टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। ये देखिए, ये RDSO की टेस्ट शीट है। तो जो IRS पॉइंट मशीन में हम जो भी चेकिंग कर रहे हैं, ये सारे चेकिंग हमें करनी है। ये जितना भी दिया हुआ है सभी हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं ओवरऑलिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये सब होता ही है, लेकिन ओवरऑलिंग में भी टेस्टिंग के सभी चीज़, जैसे विजुअल चेक है, तो विजुअल चेक अगर हम एज ए मैन्युफैक्चरर अगर मैं देख रहा हूँ तो उसमें कुछ पैरा है, क्लोज है, क्या क्या देखना है विजुअल चेकिंग में। मार्किंग, उसके अंदर मार्किंग है, कुछ नंबरिंग है कि नहीं है, सीलिंग है कि नहीं है ना। अंदर जो हमने देखा था सीलिंग 11.4 जो है वो फ्रिक्शन क्लच की सीलिंग की बात करता है कि अंदर सील है कि नहीं, प्रॉपर फिनिश है कि नहीं है। ये वाले जो आइटम है ये मेनली तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, लेकिन टेस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत है हमें ओवरऑलिंग में। तो पहला है, देखिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज टेस्ट। पहले जो हम टेस्ट करते हैं ये करते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज टेस्ट। ये होता है कैपेबिलिटी ऑपरेशन बिटवीन द 75% टू 125%, मतलब 110 DC का 75% कम और 125% ज़्यादा, मतलब 82.5 वोल्ट और 137.5 वोल्ट दे करके हम चेक करते हैं मशीन को। लो और हाई वोल्टेज, इसको बोलते हैं लो और हाई वोल्टेज टेस्टिंग। तो मशीन ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है ऑन 450 kg लोड के ऊपर, तो पहला टेस्टिंग ये करते हैं। दूसरा अप्लाइड हाई वोल्टेज टेस्टिंग, जो भी मैंने बताया था। HV टेस्टिंग क्या होती है कि मशीन को जब मशीन कंप्लीट तैयार हो जाती है उसके बाद उसके ऊपर 2 kV का वोल्टेज देते हैं, 2000 वोल्ट है ना, और उसको 1 मिनट तक देखते हैं और उसका जितने भी इंसुलेशन है वो विथस्टैंड करने चाहिए सारे। तो 2 kV ये एक टेस्टिंग होती है। देन इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 मेगा ओम मिनिमम होना चाहिए पॉइंट मशीन का। देन AC ह्यूमिडिटी, जैसे 160 वोल्ट, आजकल 160 वोल्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल में ज़्यादा कैपेसिटी की भी कई जगहों पर यूज़ कर रहे हैं, 400 वोल्ट। तो ये दोनों टेस्टिंग होती है। देन टाइम ऑफ ऑपरेशन, टाइम ऑफ ऑपरेशन जो है एक पॉइंट मशीन का 4 सेकंड के अंदर ऑपरेट हो जाना चाहिए। पूरा जो उसका कैम पाथ है 270 डिग्री का, जो पूरा वो कैम पाथ घूमता है वो 4 सेकंड के अंदर उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड देन करंट कंजप्शन, 4.5 एम्पियर का करंट कंजप्शन। हम 450 kg पे बात कर रहे हैं, इसको स्लिपिंग लोड पर बात नहीं है। ये है कि जो 450 kg जो हम लोड देते हैं जिस पर मशीन घूमती है, ये स्लिपिंग की नहीं है, तो ये होना चाहिए 4.5 एम्पियर मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन स्लिपिंग लोड होना चाहिए 580 kg। RDSO ने स्लिपिंग लोड तो डिफाइन किया है, लेकिन स्लिपिंग करंट को शो नहीं किया कितना होना चाहिए, क्योंकि हर एक फील्ड की कंडीशन के हिसाब से वो ज़्यादा भी हो सकता है। कहीं पर टंग रेल का प्रेशर ज़्यादा है तो वैसे भी वो आपकी क्लच पे लोड दे देगा। देन इंस्टॉलिंग लोड, जो रेंडमली किसी एक मशीन पे किया जाता है, ठीक है, तो 1000 kg का लोड देके। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट जो हमने जो डिजिटल मिलियोमीटर की जो बात की थी वो इसी को चेक करता है कि कितना होना चाहिए। तो 30 मिली ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉन्टैक्ट यूनिट असेंबली है उसके ऊपर जो हम कॉन्टैक्ट को चेक करते हैं, कभी कभी प्रेशर कम होता है ना, तो एक तो प्रेशर के लिए नीचे की 275 ग्राम कम से कम होना चाहिए। दूसरा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस 30 मिली ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसका फिजिकल चेक है, डायमेंशनल चेक एक है ना। स्ट्रोक कितना होना चाहिए, तो स्ट्रोक के लिए भी अगर IRS पॉइंट मशीन है तो 143 mm का स्ट्रोक है
लेकिन +-2 अगर 141 है या 145 है देन ओके, कोई दिक्कत नहीं। देन मोटर होनी चाहिए RDSO अप्रूव्ड वेंडर की मोटर होनी चाहिए, और बाकी केमिकल रिएक्शन। तो ये जो सारे टेस्ट हैं, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज से लेकर के कॉन्टैक्ट प्रेशर तक, ये सारे टेस्ट ओवरऑलिंग में भी किए जाते हैं, सारे टेस्ट। ठीक है, तो ये जो था आपका पॉइंट मशीन वाला ओवरऑलिंग वाला चैप्टर। थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को भी दिया है, हालांकि NBT ब्लॉक जो ओवरऑल वर्कशॉप में होते हैं फ़िलहाल तो अब सभी जगह लगभग नहीं के बराबर होंगे, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ओवरऑलिंग ऑफ प्रोसीजर ऑफ द फीचर्स ऑफ द NBT ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है। तो रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है, देन कोऑपरेटिव टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड सिंगल लाइन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ ओनली ऑपरेशन ऑफ द ब्लॉक में 3 पोजीशन में लाइन क्लोज होते हैं, TCF होता है, TGT होता है, ठीक है। देन एनर्जाइजेशन ऑफ द TCF कॉइल। TCF जो कॉइल होती है ये 3 बार ऑपरेट होती है। एक जो अगर ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर क्वेश्चंस आए तो शायद इसमें ये हो सकता है कि TCF कॉइल का एनर्जाइजेशन 3 बार हो सकता है, ठीक है। एक तो लाइन क्लोज से TCF में जाना हो तो TCF पिकअप होगी, TCF से लाइन क्लोज में जाना हो तो TCF कॉइल पिकअप होती है, देन TGT से लाइन क्लोज में जाना हो उस वक्त TCF पिकअप होगी। तो 3 बार तो TCF होगी। एंड DGT कॉइल जो होती है ट्रेन गोइंग टू ऑपरेशन के लिए, तो TGT कॉइल सिर्फ एक ही बार पिकअप होगी, वो होगा जब हम लाइन क्लोज से TGT, जब हम लाइन क्लियर लेते हैं उस वक्त TGT ऑपरेशन में ये पिकअप होती है, ठीक है। टोकन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट TGT पोजीशन एंड सर्व एज द अथॉरिटी टू। अब टोकन कब निकलता है? तो टोकन निकलता है जब हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट TGT पोजीशन में होता है, उस वक्त ही टोकन निकलता है। लाइन करंट इसमें 25 मिलीएम्स के आसपास होता है। ओवरऑलिंग पीरियड, जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है चाहे सिंगल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो या डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो, दोनों में ओवरऑलिंग का जो पीरियड होता है वो 7 साल का होता है। इट्स सूटेबल फॉर बोथ RE नॉन RE दोनों के लिए होता है। अगर हम RE के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर इसमें कुछ अल्ट्रेशन होते हैं, जैसे चॉक फिल्टर्स यूज़ करते हैं, तो तब उसको RE के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी इसकी कैसी होती है? तो ग्रे एनिमल टाइप की इसकी बॉडी होती है। देन ऑपरेटिंग हैंडल, बेल, गोंग जो होती है, या स्टेशन मास्टर कंट्रोल क्लॉक होते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं। एंड देन ओवरऑलिंग प्रोसीजर है कि विजुअल इंस्पेक्शन है। सबसे पहले कोई पार्ट्स कुछ डैमेज तो नहीं है, कुछ और अदर प्रॉब्लम तो नहीं है। देन डिसमेंटलिंग है। देन आइडेंटिफाइंग वर्न आउट पार्ट्स जो घिसे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। द क्लीनिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स। देन पेंटिंग इनसाइड आउटसाइड बॉडी। अगर जो बेस है उसको खोल देते हैं, उसके बाद पेंटिंग करते हैं। देन चेकिंग द रेजिस्टेंस, TCF, TGT कॉयल, बेल कॉयल, गेल्वो कॉयल, इंडक्शन कॉयल, ये सभी जो है इसको रेजिस्टेंस चेक करते हैं। देन चेकिंग ऑफ द टेंशन ऑफ द फिंगर कॉन्टेक्ट्स, जर्किंग कॉन्टेक्ट्स। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में मेन फिंगर कॉन्टेक्ट है, जर्किंग कॉन्टेक्ट है, ये रेस्ट कॉन्टेक्ट है, ठीक है, SM कॉन्टेक्ट है। ये बड़े मायने रखते हैं क्योंकि इनके प्रेशर कम ज़्यादा है, अगर सही नहीं प्रेशर होगा तो पूरा ऑपरेशन होगा नहीं प्रॉपर, इसलिए इसके लिए भी वही है, प्रेशर गेज से इसको चेक किया जाता है। चेकिंग ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द कम्यूटेटर ब्रास सेगमेंट एंड इंटरनल असेंबली। देन चेकिंग ऑफ द टेंशन ऑफ द स्पायरल स्प्रिंग ऑफ द कम्यूटेटर एंड ऑपरेटिंग हैंडल, उसको देखते हैं। देन चेकिंग ऑफ द टीथ ऑफ द रिग एंड टीथ मतलब जो रैक का जो मूवमेंट होता है, आप कभी NBT ब्लॉक देखा हो नीचे, तो जो जितना भी मूवमेंट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लेता है, जो कम्यूटेटर चलता है, एक नीचे रैक चलता है, रैक के ऊपर लॉक पॉल होता है जो उसको लॉक करता है किस पोजीशन में, TCF में या TGT में। तो उसका टीथ ऐसा तो नहीं है कि टूट गया है, वो सब ओवरऑलिंग में देखा जाता है। देन SMs, चेकिंग ऑफ द SMs लॉक कॉन्टेक्ट एज वेल एज द टोकन रिसीविंग ड्रम ऑपरेटिंग हैंडल फॉर दियर लॉकिंग रिस्पेक्टिव पोजीशन। ऑन कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग रिप्लेसमेंट डिफेक्टिव, अगर कोई पार्ट है तो उसको बदल देते हैं और दोनों रीअसेंबल कर देते हैं। फिर वायरिंग उसकी नए हिसाब से फिर नया पूरा वायरिंग करते हैं। देन SM लॉक प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई ऑथोराइज्ड ऑपरेशन ना हो, इसके लिए SM लॉक की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। देन नेगेटिव टेस्ट इज डन सच एज, टेस्टिंग में इसमें क्या होता है, नेगेटिव रॉन्ग फिट टेस्ट देते हैं, मतलब बाहर से एक रॉन्ग सप्लाई देते हैं
मतलब लाइन पे मान लो कोई सप्लाई कहीं से इसको सप्लाई मिल गई, उस वक्त ऐसा नहीं हो कि हमारा जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उसको आसानी से हम उसका जो कम्यूटेटर हैंडल है उससे आराम से TCF TGT मन चाही पोजीशन में हम कर सके। इसके लिए एक रॉन्ग फिट टेस्ट या नेगेटिव टेस्ट को भी करते हैं। देन ड्यूरिंग टेस्टिंग विद द अदर हैंड ऑपरेटर इट शुड बी, ये जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है इसको पेयर में चेक किया जाता है, इसलिए क्या है, दो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जब रेडी होते हैं दोनों का ऑपरेशन, उसके बैल, हर चीज़ को चेक करते हैं। व्हेन SM की इज़ आउट, अगर SM की बाहर है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। देन टोकन इंडिकेटर शुड शो रेड व्हेन नो टोकन इज अवेलेबल इन द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एंड ग्रीन। अगर टोकन इंडिकेटर, देखो टोकन इंडिकेटर का काम क्या होता है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई टोकन नहीं है तो उसमें क्या होगा, वो रेड शो करेगा, ठीक है, और अगर उसमें है देन इट विल शो ग्रीन when token is available. Testing of the block instrument to be done for and to and from movement of the train situation A और B, मतलब वही पेयर में ही उसको चेक किया जाता है कि गाड़ी A या B या B ऐसे स्टेशन पे जा रही है। देखो इसका जो मेन है ना, चेक वेदर द टोकन रिसीविंग हैंडल गेट्स लॉग्ड एट 75 डिग्री टू 85 डिग्री। अगर उसमें कोई टोकन नहीं है, ठीक है, तो आपका जो हैंडल है वो ऐसा आपको बनाया हुआ होना चाहिए कि 75 से 85 डिग्री तक में वो लॉक हो जाए, ठीक है। चेक वेदर द ब्लॉक हैंडल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू TGT व्हेन देयर इज नो टोकन। अगर कोई टोकन नहीं है तो फिर उसका मूवमेंट होना ही नहीं चाहिए, वो वैसे ही लॉक कर देगा हैंडल को। इसमें क्या क्या चेक किया जाते हैं हमारे लिए मेन, उससे ज़्यादा टेस्टिंग, जैसे मैंने बताया कि टेस्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहला आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। मतलब उसका परफॉर्मेंस टेस्ट में हम उसका वर्किंग देख लेते हैं कि प्रॉपर वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरे बाद होता है हाई वोल्टेज टेस्ट। HV टेस्टिंग जो करते हैं वो 2 kV 1 मिनट के लिए, जो पॉइंट मशीन में करते हैं वही की वही टेस्टिंग इसमें भी करते हैं कि 1 मिनट तक 2000 वोल्ट देते हैं और कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। जैसे ही HV होता है तुरंत हम इसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उसमें नहीं आया हो लेकिन डैमेज हुआ हो, तो हम इसको तुरंत मेजर कर लेते हैं। मेजर के बाद कॉन्टैक्ट प्रेशर टेस्ट। कॉन्टैक्ट प्रेशर टेस्ट जो है, जितने भी फिंगर कॉन्टैक्ट या जर्किंग कॉन्टैक्ट बताएं उसका प्रेशर चेक करने के लिए वही प्रेशर गेज से किया जाता है। देन रॉन्ग फिट टेस्ट, जैसे वो नेगेटिव टेस्ट जो बोलते हैं कि अलग से बाहर से हम कोई अलग से फीड देते हैं और लाइन पे, और फिर देखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि अनऑथराइज ऑपरेशन हो रहा है या कॉइल पिकअप हो रही है हमारी, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये बैल के कुछ कोड हैं। 0 अगर मतलब 1 स्ट्रोक बीट है अगर, तो अटेंशन के लिए होती है। 2 अगर है लाइन क्लियर, स्टेशन मास्टर्स जो है लाइन क्लियर मांग रहे हैं उसके लिए 2 है। 3 अगर है तो ब्लॉक सेक्शन में एंटर हो रही है। देन 4 स्ट्रोक है, देन ऑब्स्ट्रक्शन ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन उसमें से ब्लॉक सेक्शन से बाहर आ गई है। टाइप ऑफ बोल्ट टोकन, जो टोकन इसमें यूज़ करते हैं ना वो 5 टाइप के टोकन को हम यूज़ करते हैं। राउंड होल, रेक्टेंगल टाइप का है ना, ट्रायंगुलर टाइप का, और 4 साइडेड अपना प्लस टाइप का रहता है और एक 5 साइडेड टाइप का रहता है। इसकी जो डिज़ाइन है इस तरह से है। ये 5 टाइप के ही टोकन कहीं पे भी आप इंडियन रेलवे में जाएंगे ये NVT में यही यूज़ होंगे 5 टाइप के, लेकिन ये एक पेयर में यूज़ होते हैं। एक पेयर में अगर ये है तो यही सेकंड पेयर में अदर स्टेशन पे भी यही होगा। फिर उसका जो अगला स्टेशन होगा वहाँ यूज़ चेंज हो जाएगा, फिर वहाँ आपको सर्कुलर नहीं मिलेगा, हो सकता है वहाँ रेक्टेंगल मिले या फिर ट्रायंगल टाइप का मिले। तो ये हर एक ब्लॉक सेक्शन वाइज बदल जाते हैं। ये इसके कुछ पैरामीटर हैं। PR रिले 77 ओम्स का, येलो 150 ओम्स का। नॉर्मल पोलैरिटी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में एक चीज़ होती है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एक साइड पे नॉर्मल पोलैरिटी से कनेक्टेड होता है और दूसरी साइड पे वो रिवर्स पोलैरिटी से कनेक्टेड होता है। मतलब एक पेयर होता है लेकिन एक की पोलैरिटी अलग होगी, तो उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिवर्स पोलैरिटी बाय रिवर्सिंग द कनेक्शंस ऑफ, पहला है नीडल इंडिकेटर जो है उसके कनेक्शन को आप उल्टा कर दो। देन पोलराइज्ड रिले, उसके कनेक्शन जो है उसको आप चेंज कर दो। देन लाइन बैटरी,
तो इससे क्या होता है ना, दूसरे साइड का जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उसको हम रिवर्स पोलरिटी में बदल सकते हैं। देन द इंस्ट्रूमेंट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की, अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 36 टोकन्स की होती है, लेकिन नॉर्मली उसमें 32 टोकन जो है या उससे कम ही रखा जाता है। उसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन ट्रैफिक कनेक्टेड टू अदर इंस्ट्रूमेंट पेयर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 32 जितने रखते हैं, पूरा फुल नहीं करते उसको। तो ये जो है एनबीटी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का टेस्टिंग और जो ओवरऑलिंग प्रोसीजर थोड़ा बहुत कभी ऑब्जेक्टिव्स में अगर आ सकते हैं, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर हमने कवर किया है इसके अंदर। तो ठीक है, अब थोड़ा सा एक अलग टेस्टिंग और ओवरऑलिंग से हट के एक अलग एक और सब्जेक्ट है आरडीएसओ प्रोसीजर से रिलेटेड, कि सभी को दिख रहा है ना ये स्क्रीन जो है? हाँ सर। हाँ, देखिए आरडीएसओ एक हम जो भी टेस्टिंग करते हैं या जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि आरडीएसओ अप्रूव्ड ही होते हैं, चाहे वो ईआई लगा हो, पॉइंट मशीन्स लगी हुई हो। तो जस्ट स्मॉल ब्रीफिंग के तौर पर आरडीएसओ का एक थोड़ा सा चैप्टर को इन्वॉल्व किया है कि आरडीएसओ में कैसे क्या और प्रोसीजर, और एक जनरल प्रोसीजर है कोई भी चीज़ हम पॉइंट मशीन को लेकर के कवर करेंगे, क्योंकि वर्कशॉप जो है जो आरडीएसओ प्रोसीजर को फॉलो किया है तो उस पर लेकर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आरडीएसओ क्या है पहले तो आरडीएसओ मीन्स द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आरडीएसओ। देन आरडीएसओ वर इंट्रोड्यूस इन 1853। आरडीएसओ जो था 1853 में, एज द डेवलपमेंट प्रोग्रेस टू 20th सेंचुरी एंड सेवरल कंपनी, सबसे पहले आरडीएसओ 1853 में इंट्रोड्यूस हुआ था। देन उसके बाद क्या हुआ कि टू एनफोर्स द स्टैंडर्डाइजेशन एंड द कोऑर्डिनेशन अमंग्स द वेरियस रेलवे सिस्टम। इंडियन रेलवेज जैसे स्टार्ट की कंडीशन में था, जब सभी जगह रेलवे लाइनें स्टेशंस बन रहे थे या गाड़ियां चलानी थी, उस वक्त एक इन्होंने इन्फोर्स किया स्टैंडर्डाइजेशन कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस रेलवे सिस्टम, एंड द इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन वाज सेट अप इन 1903 फॉलोड बाय द सेंट्रल। ये कुछ जो शॉर्ट फॉर्म है, ये हो सकता हो कभी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया था। IRCA मीन्स इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, एंड देन CSO मीन्स सेंट्रल स्टैंडर्ड्स ऑफिस। ये दोनों जो है सेटअप इन शिमला 1930 फॉर प्रिपरेशन। रेलवे के लिए क्या क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उसको मतलब एक प्रॉपर और सभी जगह एक यूनिवर्सल सिस्टम काम करे, इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। हाउएवर टिल द इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द डिज़ाइंस एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ द रेलवे इक्विपमेंट वाज इंटरेस्टेड टू फॉरेन कंसल्टेंट। मतलब पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक तो जितने भी फॉरेन कंसल्टेंट उससे रिलेटेड ही सब डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग जो थे वो फॉरेन कंसल्टेंट से डिपेंडेंट थे लगभग सभी। फिर क्या किया, फिर इंडिपेंडेंस एंड द रिजल्टेंट फिनोमिनल इंक्रीज इन द कंट्रीज इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्रीज द डिमांड ऑफ द रेल ट्रांसपोर्टेशन। आज़ादी के बाद जब हमारा ग्रो किया, जब हम इंडियन रेलवेज़ के नाम से जब हम आगे बढ़ने लगे, तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रेलवे टेस्टिंग रिसर्च सेंटर RTRC लखनऊ में उसकी सेटअप किया गया, जिसमें रेलवे टेस्टिंग और रिसर्च सेंटर बनाया गया फॉर टेस्टिंग एंड कंडक्टिंग द अप्लाइड रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे रोलिंग स्टॉक परमानेंट वे एक्सेट्रा, इन सब को लेकर के। ठीक है, देन सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस CSO और RTRC रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, वर इंटीग्रेटेड इन सिंगल यूनिट, और ये दोनों मिलकर के 1957 में RDSO के नाम से दोनों को कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया दोनों को, और फिर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोला
RDSO इन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एट द लखनऊ में उसको स्थापित किया गया, ठीक है। देन RDSO इज़ हेडेड बाय द डिप्टी जनरल। RDSO में क्या होता है कि मेन जो होते हैं एक डिप्टी जनरल होते हैं, उसके असिस्ट करते हुए स्पेशल डायरेक्टर्स, जनरल इंजीनियरिंग के स्पेशल डायरेक्टर जनरल, वेंडर डेवलपमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल PD जो होते हैं ना, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये हर एक डिपार्टमेंट के होते हैं। सिग्नल के भी होंगे, मैकेनिकल के भी होंगे, इलेक्ट्रिकल के भी होंगे, और उसके नीचे फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हेडिंग द डिफरेंट डायरेक्टरेट्स, हर एक डिपार्टमेंट के अपना एक अलग डायरेक्टरेट होता है, उन सब के ऊपर हेड जो होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं। RDSO हैज़ 32 डायरेक्टरेट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए RDSO में 32 डायरेक्टरेट हैं ऐसे टोटल। एट प्रेजेंट मतलब फ़िलहाल में RDSO के जो डायरेक्टर हैं वो हैं श्री अजय राणा जी हैं, जिन्होंने अजय कुमार राणा, जिन्होंने जुलाई 2023 से अभी लेटेस्ट में कार्यभार संभाला है, तो वो उसके हेड हैं। ऑल द डायरेक्टरेट्स ऑफ द RDSO एक्सेप्ट द QAC। जैसे RDSO का जो मेन जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, ठीक है, लेकिन जो QAC के जो होते हैं ना, क्वालिटी एश्योरेंस के जो डिपार्टमेंट है वो फील्ड यूनिट में रखा हुआ है उसको। वो कहाँ पर है, जैसे बेंगलोर में है, भोपाल में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, जयपुर, हैदराबाद और नई दिल्ली में। यहाँ पे इनके क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अलग ऑफिस बनाया हुआ है, जो क्वालिटी को चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं फील्ड में जा कर के। अगर हमने जैसे सिग्नल वर्कशॉप साबरमती ने जब पॉइंट मशीन के लिए प्रोसेस किया था, तब मुंबई उसका हेडक्वार्टर है। हमने जो भी प्रोसेस किया था वो बॉम्बे से किया था, क्योंकि बॉम्बे हेडक्वार्टर है, और QAC के लिए जो भी है बॉम्बे डील करता है, ठीक है। देन कैमटेक जो है ग्वालियर इज़ अ सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ RDSO। कैमटेक जो है ये भी RDSO का ही एक पार्ट है जो कि ग्वालियर में स्थापित है। देन गोल ऑफ द RDSO, व्हाट इज़ द मोटो, RDSO को करने की ज़रूरत क्या पड़ी? द RDSO इज़ अ सोल R&D ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे एंड फंक्शन एज द टेक्निकल एडवाइजर टू द रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स एंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इनका काम क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एंड इम्प्रूव डिज़ाइन, नए डिज़ाइन को इम्प्रूव करना और डेवलप करना, ठीक है। एडॉप्शन, एब्सॉर्प्शन एंड द न्यू टेक्नोलॉजी फॉर यूज़ ऑफ इंडियन रेलवेज़। हमने देखा कि पहले जब हम सिग्नलिंग की बात करें तो सिग्नलिंग में मैकेनिकल सिस्टम हुआ करता था। जैसे ही मैकेनिकल सिस्टम आगे बढ़ा उसके बाद हम RRI और PI की तरफ बढ़े। PI के बाद अब EI है ना। पॉइंट मशीन्स में हम 143 पहले डिटेक्टर्स यूज़ करते थे, फिर पॉइंट मशीन 143 की आई, अब 220 mm की पॉइंट मशीन। तो ये सभी चीज़ों को जो डेवलपमेंट का जो काम है मेनली RDSO के पास है। वो नए आए दिन जो भी डेवलपमेंट करने हैं या नए जो इन्वॉल्वमेंट करना है वो सब RDSO करता है। तो ये एक थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था RDSO का कि ये कहाँ पे कितने हैं, कितने ऑफिसेज हैं, कहाँ पे हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब एक प्रोसीजर की तरफ जनरली बढ़ेंगे कि हमें अगर RDSO में वेंडर की जो लिस्ट होती है, कभी हम कोई सामान मंगाते हैं तो हम जनरली चेक करते हैं कि वेंडर्स कौन कौन हैं RDSO के, जो RDSO अप्रूव्ड हैं, है ना। तो वो वेंडर की लिस्ट में आते कैसे हैं उसका ये प्रोसीजर मैं बताऊँगा आगे कि किस तरह से कोई भी वेंडर है, चाहे वो ग्लोब स्कोट की मोटर बनाने वाला ग्लोब स्कोट हो या रोटोबैंक बनाने वाला या फिर पोदनूर वर्कशॉप हो या सिग्नल वर्कशॉप हो, वेंडर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर नाम कैसे आता है आपका। तो उसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि एक सिंपली हम लेके चलते हैं पॉइंट मशीन्स को, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स, कोई भी अगर वेंडर्स होता है, कैन अप्लाई फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द RDSO कंट्रोल्ड आइटम्स। RDSO उन्हीं आइटम्स का हमें रजिस्ट्रेशन या स्वीकृति देता है जो उसके कंट्रोल में होता है। RDSO में भी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो जिनके लिए हमें परमिशन नहीं होती बनाने के लिए, है ना, जो डायरेक्टली डील नहीं करते हैं सेफ्टी से। तो ऐसे आइटम के लिए हमें भले वो लिस्ट में हो लेकिन उसमें हमें RDSO की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे आइटम हैं जो बहुत सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं, उसके लिए हमें RDSO की परमिशन और उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। The vendors can search for the item in which they intend to get registered by studying the vendor directory available online on RDSO website under the link vendor interface। अगर मैं पॉइंट मशीन चाहता हूँ कि वेंडर लिस्ट में आए हम लोग, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
कि RDSO की जो वेबसाइट है उसमें वेंडर इंटरफेस में जा करके वेंडर डायरेक्टरी में आपको देखना होगा कि वो आइटम RDSO से स्वीकृति की ज़रूरत है या नहीं है। तो पहले तो वो हो गया। देन द मैन्युफैक्चरर हु इंटेंड to get themselves approved for any item and any of the approving agency are advised to go through the complete details of item before submitting their online request. Then अभी क्या होगा कि vendors are required to get themselves registered. उनको IREP अभी क्या हो गया है, पहले ये होता था कि हमें अगर वेंडर रजिस्ट्री में जाना है या RDSO के अप्रूव्ड वेंडर बनना है तो पहले ऑफलाइन प्रोसीजर हुआ करता था कि हम मतलब IREPS नहीं होता था, हम ऑनलाइन ही डायरेक्ट RDSO में जाते थे और जो भी प्रोसीजर होता था ऑफलाइन होता था कि आपको ऑफलाइन ही सब चीज़ें भेजनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन भेजने हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी क्या हो गया कि अभी ये इस चीज़ों को IREPS के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। रिक्वेस्ट फॉर द अप्रूवल कैन बी सबमिटेड आफ्टर द लॉगिन थ्रू द यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल UVAM। तो इसके लिए सबसे पहले आपको UVM का एक अलग ही आपका रजिस्टर्ड लॉगिन करना पड़ेगा उसके अंदर। जब आप UVAM में लॉगिन कर लेंगे उसके बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर पाएंगे एज ए न्यू वेंडर या न्यू कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एज पर IREPS गाइडलाइन। जो भी गाइडलाइन है, एक्चुअली IREPS ने एक वेंडर डायरेक्टरी या वेंडर हेल्प के डेस्कटॉप के रूप में उसमें एक रखा हुआ है जिसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। देन द टोटल टाइम अलाउड फॉर मेकिंग द पेमेंट एंड अपलोडिंग द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट शैल बी 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द GST इनवॉइस, ठीक है। टोटल जो टाइम है आपको पेमेंट का, आपने एप्लीकेशन अपलोड कर दी है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो अगर रेलवेज़ के लिए ये नहीं है लेकिन अगर कोई प्राइवेट फर्म अगर कोई चाहती है तो उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन चार्जेस होगा वो सब करके, ठीक है। देन द प्रोस्पेक्टिव वेंडर इज रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ QAP। QAP क्या होता है ना, QAP का मतलब होता है क्वालिटी एश्योर्ड प्लान। क्वालिटी एश्योर्ड प्लान जो होता है उसके अंदर हमारे, अगर मैं पॉइंट मशीन की बात करूँ तो उसके अंदर सभी डिटेल्स होती है कि अगर मैं एज ए वेंडर जाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, है ना, क्या क्या। जैसे सबसे पहले होता है STR मतलब टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो होती है। STR में हमारे पास कौन कौन सी मशीनरी है, पॉइंट मशीन के लिए कौन कौन सी मशीनरी होती है। देखो मैं आपको एक बताता हूँ। ये STR है ना, शेड्यूल ऑफ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तो QAP जो होता है, क्वालिटी एश्योर्ड प्लान जो होता है, उसके अंदर हमें इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारे जो वर्कशॉप है या हम जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसके पास क्या क्या प्लांट एंड मशीनरी है, लेथ मशीन है, कैप्चर मशीन है, ये सभी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये हुआ आपका प्लांट और मशीनरी का प्लांट। दूसरा एक और है टेस्टिंग का। अब आपके पास टेस्टिंग के लिए क्या क्या फैसिलिटी है कि नहीं है और होनी चाहिए। जो इन्होंने जो 32 की जो लिस्ट दी है ये सभी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ये जब होता है उसके बाद ही आप जो हैं उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं UVM के लिए। जब ये कंप्लीट हो गया QAP जो इन्होंने किया है ना कि प्रोस्पेक्टिव रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द QAP में और भी बहुत सारी डिटेल्स होती है, क्या क्या फॉर्म होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो कंप्लीट करके आप 21 दिन के अंदर, जैसे आपने IREPS में तो कर दिया था ना 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग, जब आप IREPS में लॉगिन कर देते हैं और ये अपलोड करते हैं उसके बाद 21 दिन के अंदर इसको हार्ड कॉपी भी आपको लखनऊ जो RDSO का जो मेन ऑफिस है वहाँ आपको भेजनी होती है। जैसे ही आपकी, ठीक है, आफ्टर द सबमिशन ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन भी हो गई, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई, डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है
फिर क्या होता है ना, फिर कैपेबिलिटी असेसमेंट के लिए जो हेडक्वार्टर, जो अब लखनऊ का काम यहाँ पे होल्ड हो जाता है, और ये क्या करते हैं, जो फील्ड यूनिट जो होते हैं, जो हमने बताया आपको कि फील्ड असेसमेंट के लिए जो फील्ड के जो ऑफिसेज हैं, जैसे बॉम्बे है यहाँ पे जो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो हेड ऑफिस बॉम्बे है, फिर वो उनको डायरेक्ट करते हैं कि आप जो है अब इनको जा करके इनका कैपेसिटी असेसमेंट, मतलब हमने जो एसटीआर में दिए हैं आइटम वो सभी अवेलेबल है या नहीं है, या वो वर्कशॉप कैपेबल है कि नहीं है, तो वो टीम आती है, वो उसको चेक करती है कि भाई प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, ये होने के बाद में जब यहाँ ठीक है, अगर इसमें मान लो उन्होंने चेक किया कैपेसिटी, सीसीए जो बोलते हैं, कैपेसिटी कम कैपेबिलिटी असेसमेंट जो है, उसमें अगर उनको कोई डिफिशिएंसीज लगी है, तो डिफिशिएंसी लगी है तो वो क्या करेंगे, इस केस को भेज देंगे लखनऊ कि भाई ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के बाद में हमें फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, वापस से एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी चार्जेस होंगे, इसके लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस के लिए 6 महीने का समय दिया है कि भाई आपने अगर नहीं किया है तो इसके 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लो, और उसके लिए जो चार्जेस हैं वो पे करने होते हैं। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, वापस से वो टीम फिर से आती है, चेक करती है, और अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर नेक्स्ट आपको जो है अगले 3 महीने का समय देते हैं कि आप जो है टाइप टेस्ट के लिए सैंपल तैयार करें। ठीक है, फिर 3 महीने के अंदर अगर ये सब कुछ रेडी हो गया, उसके अंदर आपको जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जो इंटरनल टेस्ट रिपोर्ट्स है, आपका खुद के जो जो रूटीन टेस्ट है या जो जो कैलिब्रेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं जितने भी हैं, वो सभी का एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर करके, और टाइप टेस्ट जो सैंपल, जैसे पॉइंट मशीन है तो हमने पॉइंट मशीन का सैंपल तैयार कर लिया है, फिर वापस से बॉम्बे की जो टीम आती है उसको चेक करती है। सैंपल अगर सही है, मान लो इन केस सैंपल फेल, अगर फेल हो गया तो फिर से उसी प्रोसेस में वापस जाना है। आपका जो है जो रजिस्ट्रेशन था वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, वापस आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उसका पेमेंट करना है। अगले 6 महीने का आपको समय दिया जाता है। इस 6 महीने के अंदर अगर आपने सब कुछ ओके कर दिया है, इसमें ये होता है कि केस आपका जहाँ पे रुका है वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे आप टाइप टेस्ट नहीं कर पाए तो आपका टाइप टेस्ट से ही वापस स्टार्ट होगा, तो फिर से वो वापस आएंगे और फिर से चेक करेंगे। देन इफ़ द सैम्पल टेस्टिंग, अब मान लो टाइप टेस्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है ना, सैम्पल टेस्टिंग सब कुछ हो गया है। सैम्पल टेस्टिंग होने के बाद में अगर पॉइंट मशीन की बात है तो इस मशीन को हम फिर लखनऊ भेजते हैं। लखनऊ में उसका एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं लाइफ टेस्ट, है ना। लाइफ टेस्ट के अंदर आपके जो 1 मिलियन ऑपरेशन की जो बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, वो 1 मिलियन ऑपरेशन वहाँ होते हैं। उसको होने में लगभग 7 से 8 महीने मिनिमम लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पॉइंट मशीन है तो वो कंटिन्यूसली ऑपरेट होती है, और इस बीच में भी आपकी मशीन्स कहीं फेल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर उसको ऑपरेट होना चाहिए। अगर वहाँ सब कुछ सही हो गया, देन सेटिस्फैक्ट्री, इफ़ द सैम्पल टेस्टिंग इज सेटिस्फैक्ट्री द अप्रूवल शैल बी अकॉर्डेड। उस जब सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद क्या होता है, लिस्ट ऑफ द आरडीएसओ वेंडर्स में एज ए डेवलपमेंट वेंडर के रूप में आपका नाम उसमें आ जाता है। तो हम जब यूवीएम, आप कभी भी वेंडर डायरेक्टरी देखेंगे ना, तो उसके अंदर हर एक को एक कोड दिया हुआ है, यूवीएम का एक कोड दिया हुआ है, 5 अंकों का रहता है या 6 अंकों का रहता है वो। तो वो कोड से डिफाइन हो जाता है कि भाई, या तो वो कोड डाल के आप चेक कर सकते हैं कि भाई आदमी जो वेंडर लिस्ट में है या नहीं है, या सभी वेंडर्स की लिस्ट आ जाती है तो उस वेंडर में आपका नाम शो होने लगेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, जो क्यूएपी की जो मैंने बात की थी, क्यूएपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला है कॉपी ऑफ द फैक्ट्री लाइसेंस, अगर आप कोई वर्कशॉप चला रहे हैं या फैक्ट्री है तो उसका लाइसेंस होना चाहिए प्रॉपर। देन आईएसओ सर्टिफिकेट होना चाहिए 9001 2015, है ना। देन उसके बाद कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल लेटेस्ट क्या है, स्पेसिफिकेशन ड्राइंग, जो आईआरएस का जो स्पेसिफिकेशन है उसके पैरावाइज उसका कंप्लायंस होना चाहिए, पैरावाइज सेल्फ कंप्लायंस ऑफ द एसटीआर, ये भी उसके अंदर होना चाहिए, है ना। पैरावाइज सेल्फ कंप्लायंस ऑफ द एसटीआर शुड बी। ये डॉक्यूमेंट्स की जो बात होती है, ये सभी डॉक्यूमेंट जो हम क्यूएपी जो बनाते हैं, क्यूएपी बनाने के लिए ऐसा नहीं कि हम किसी भी नॉर्मल कागज़ के ऊपर लिख के दे दिया कि हमने एसटीआर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके लिए भी आरडीएसओ का एक परफॉर्मा है जिसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट क्यूएपी का, क्यूएपी ये शायद अभी बदल गए, 8 हो गया, 8वां वर्जन आ गया इसका नया लेटेस्ट। तो QQF 8.1/8 लेटेस्ट इसका आ गया है, जिसको भी थोड़ा चेंज नहीं किया मैंने। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको ये डिटेल्स भरनी है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट QAP एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट
प्रेस्क्राइब्ड इन द डॉक्यूमेंट अवेलेबल एट द लिंक QM जो इसका फॉर्मेट, इसमें आपको भर के कंप्लीट देनी है. प्रोस्पेक्टिव वेंडर इज रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द QAP थ्रू पोस्ट टू रीड द RDSO विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ. ये जैसे पहले बताया था, हमने जिस दिन डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है और पेमेंट कर दिया है, उसके 21 दिन के अंदर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट का जो QAP, और जो QAP जो होती है वो 3 कॉपी में बनती है ना. ये 3 कॉपी में बन के इसको 21 दिन के अंदर आपको RDSO लखनऊ भेज देना है. तो ये एक जनरल प्रोसीजर था कि RDSO से अगर हमें डील करनी है तो किस तरह से जाना है. तो इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं होता है. लगभग अगर पॉइंट मशीन की बात करें तो लगभग ये 1 साल से भी ऊपर, 1.5 साल जितना आप मान लो कि 1.5 साल के आसपास पूरा प्रोसीजर जाता है जब से आप स्टार्ट करते हैं. और वो भी तब होगा जब आपका एकदम फ्लो में रहेगा, कहीं कोई कमी नहीं आएगी, कहीं कोई किसी लेवल पे कोई डिफिशिएंसी क्रिएट ना हो. तो ये RDSO का जो प्रोसीजर था. उसके बाद अब थोड़ा ISO की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफिंग कि ISO क्यों जरूरी है, क्या है ISO. तो ISO जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइज. पहले तो ISO के लिए अधिकतर लोग थोड़ा गलती कर देते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करके नाम से बोलते हैं, लेकिन सही जो है अगर ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए है. इज़ द वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी. ठीक है. ISO वॉज फाउंडेड इन 20 फरवरी 1947. ISO जो था वो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी. देन इट हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है. ISO इज़ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंप्राइजेज द स्टैंडर्ड्स बॉडी फ्रॉम मोर देन 160 कंट्रीज. अभी जो फ़िलहाल में जो ISO के साथ जुड़े हैं संगठन जो हैं, जो कंट्रीज़ जुड़ी है वो 160 से भी ज़्यादा कंट्री आज की तारीख में ISO के साथ जुड़ी हुई है, with one standards body representing each member country. ठीक है. द 3 ऑफिशियल लैंग्वेज ISO जो है उसके लिए 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन. ये 3 जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है. अब कौन कौन से ISO किसके लिए काम करते हैं, तो सम ऑफ द ISO सर्टिफिकेशंस, अगर हम ISO 9001 की बात करें तो ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है. मतलब बेसिकली RDSO जो मानता है, अगर हम RDSO में वेंडर रजिस्ट्रेशन में अगर जाना चाहते हैं तो उनको ISO 9001 मस्ट है. मतलब आपके पास अगर ISO सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको अप्लाई के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, है ना. तो 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है. देन ISO 50001 देन इट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है. देन ISO 14001 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट. अभी काफ़ी वर्कशॉप जो हैं ISO 14001, 45001 एंड 9001, इन 3 ये ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं. और हर एक वर्कशॉप जो है एक रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन भी है कि वर्कशॉप जो है उनमें ये 3 ISO होने चाहिए. तो हमारा जो वर्कशॉप है उन्होंने भी ये 3 ISO लिया हुआ है, 9001 क्वालिटी के लिए, 14001 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी. मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए अगर बात करते हैं तो ISO 45001 की बात होती है. ठीक है. देन फूड सेफ्टी से रिलेटेड ISO 22000 फूड सेफ्टी. देन ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए है. तो ये अलग अलग और भी बहुत सारा ISO है, लेकिन जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट मेन हमारे रेलवे में यूज़ होते हैं ये 3 ज़्यादा है, 9001, 14001 एंड 45001. उसके अलावा तो ठीक है बहुत सारे हैं और भी. ISO 9001 is part of the ISO 9000 family of the
मेन जैसे क्या है ना, ISO 9001, इससे पहले 2008 था। जैसे जैसे वर्जन या उसके अंदर की कुछ डिटेल्स एडिट होती है या चेंजेस होती है, वर्जन भी चेंज होते हैं। तो बेसिकली ये 9000 फैमिली का है ना। और करंट वर्जन, द करंट वर्जन इज़ ISO 9001 2015। क्यों? क्योंकि इट वाज रिलीज इन 2015 में नया वर्जन आया होगा, इसीलिए 2015 है। द की बेनिफिट इज़ टू हेल्प योर बिजनेस प्रिवेंट क्वालिटी इश्यूज दैट कुड इफेक्ट कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, बिजनेस पार्टनर्स एंड इवन योर इंडस्ट्री। इस ISO लेने का जो की बेनिफिट्स हैं वो है कि इट कुड अफेक्ट द कस्टमर्स, है ना, क्योंकि क्वालिटी की बात है तो नेचुरली वो कस्टमर को इफेक्ट करेगा, एम्प्लॉयज़, बिजनेस पार्टनर्स एंड इवन योर इंडस्ट्री के लिए। इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स को ही रखा है हमने, ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। तो 9000 की जो सीरीज़ है, जैसे बताया, वो किस लिए है? वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। ISO 9000 की जो सीरीज़ है बेसिकली क्वालिटी के लिए इंश्योर करता है वो, इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। इट वाज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा ये क्रिएट की गई थी? तो ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ISO 9000 सीरीज़ वा ओरिजिनली इंट्रोड्यूस, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था कि हमें क्वालिटी पे ज़्यादा जोर देना है? तो ये हुआ था 1987 में। ISO 9001 जो था वो ग्रो अप हुआ था, स्टार्ट हुआ था, सॉरी। ISO 9000 हैविंग बीन एडप्टेड इन ओवर 178 से भी ज़्यादा कंट्री है जो आज की तारीख में ISO 9000, मैं बताया ना कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ISO 9000 है। मतलब कहीं पे भी आप जाओगे ISO 9000 होना ही है, क्योंकि वो बेसिकली क्वालिटी इससे डील करता है, इसके लिए ISO 9000 जो है वो रहेगा, ठीक है। देन ISO 9000 फैमिली डज नॉट कंटेन 2005 नहीं है, जैसे मैंने बताया था आपको, इससे पहले 2008 का वर्जन था। स्टार्टिंग में 2000 का 2000 भी रहा, उसके बाद 2008 आया। 2005 जो है वो इस 9000 फैमिली नहीं है। इसका मतलब 2005 में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वर्जन चेंज करना पड़ा हो। ISO 9000 सर्टिफिकेशन किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प्स टू सभी के लिए, टू कंप्लीट विद अदर नॉन सर्टिफाइड कम्पिटिटर्स, टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयज़ मॉरल, टू डॉक्यूमेंट क्वालिटी सिस्टम इफेक्टिवली। मेनली ये क्वालिटी के लिए है, तो इसलिए तीनों के लिए ये, ऑल ऑफ द सभी के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ISO 9001 कैन बी यूज्ड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल एंड MSME। ये स्मॉल हो, मीडियम स्केल हो या लार्ज स्केल हो, सभी के लिए 9000 में यूज़ किया जा सकता है। देन ISO 9001 इंस्पेक्शन टेस्टिंग कम्स अंडर विच मैनेजमेंट, किस में आती है? अगर इंस्पेक्शन टेस्टिंग कम्स अंडर विच मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये प्रोसेस कंट्रोल है। देखा जाए तो एक प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि कोई भी क्वालिटी को मेंटेन करना होता है ना, तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, इसलिए ये एक प्रोसेस कंट्रोल है। नथिंग, नॉट द डेटा कंट्रोल, नॉट डॉक्यूमेंटेशन, नॉट मेंटेनेंस, मेनली इज द प्रोसेस कंट्रोल। ISO 9002 requires getting production and inspection और installation methods certified। 9002 जो है प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। ISO 14000 की जो फैमिली है इज़ रिलेटेड विद द कंपनीज, ये एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है ना, जितने भी आप देखेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एंड 14000 फैमिली फोकस लेबलिंग एंड लाइफ साइकिल एनालिसिस, एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक चेंज, ये बेसिकली क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही 14000 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, इंडिया में अगर ISO को कौन रिप्रेजेंट करता है तो BIS है ना, BIS रिप्रेजेंट्स इंडिया इन ISO। It is known as the Bureau of the Indian Standard. It is the national standard body of the India and is founding member of the ISO. Which standard provide guidelines for auditing? Auditing के लिए 2018 है, 9011 2018। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स, थोड़े बहुत 10-12 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एक और है, बस एक और बचा है आपका कैलिब्रेशन का।
जल्दी से कैलिब्रेशन को भी देख लेते हैं। कैलिब्रेशन क्या है, क्यों करना पड़ता है? कैलिब्रेशन इज द कंपैरिजन बिटवीन द नॉन मेजरमेंट एंड द मेजरमेंट यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है कि हमने जो मेज़र किया, ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट ने मेज़र किया, बिटवीन द नॉन मेजरमेंट मतलब जो मेजरमेंट हमें दिखा रहा है और जो हम चेक कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का ही कंपैरिजन कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन इज in its simplest terms is the process in which an instrument or the piece of the instrument accuracy is compared with a known and proven। मतलब कैलिब्रेशन क्या है ना, एक तो ये होता है कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से चेक करना, और एक नॉर्मल आप जनरली एक स्केल से चेक करेंगे या फिर एक कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये उसी को शो करता है एक प्रोसेस के थ्रू कि कैलिब्रेट दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ, ये वो शो करता है। द गोल ऑफ कैलिब्रेशन इज टू मिनिमाइज एनी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी बाय इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट। कैलिब्रेशन क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट में अगर किसी प्रकार की कोई अनसर्टेनिटी है, कुछ एक्यूरेसी नहीं है, उसको चेक करता है। कैलिब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? द एक्यूरेसी ऑफ ऑल मेजरमेंट डिग्रेस। सभी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, कोई भी मीटर हो या कोई भी मैकेनिज्म हो, उसकी जो इंटीग्रिटी है टाइम टू टाइम वो डिग्रेड होने लगती है। दिस टिपिकली वियर एंड टियर के कारण होने लगती है। देयर आर 3 मेन रीजन ऑफ हैविंग इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट। पहला, टू इंश्योर रीडिंग्स फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट आर कंसिस्टेंट विद अदर इंस्ट्रूमेंट, है ना। पहला ये है कि दूसरा मतलब टू इंश्योर द रीडिंग्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट आर कंसिस्टेंट। कैलिब्रेशन इसलिए करते हैं कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर दे रहा है कि नहीं रीडिंग। दूसरा, टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, है ना, एक्यूरेसी चेक कर। थर्ड वन इज टू एस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम कैलिब्रेट कब करेंगे, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। तो पहला, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड। अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने लिखा है कि हर साल में आपको कैलिब्रेट करना है, तो आपको कैलिब्रेट करना है। दूसरा, आफ्टर एनी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक कुछ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम हुई है, डैमेज हुआ है, तो आप कैलिब्रेट करना है। एक है पीरियडिकली, है ना, पीरियडिकली अगर उसका कुछ दिया है कि एनुअली करना है, क्वार्टरली करना है। तीसरा, द हिडन कॉस्ट एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद अनकैलिब्रेटेड मेजरिंग डिवाइस कुड बी मच बिगर हायर देन द कॉस्ट ऑफ द कैलिब्रेशन। मीन्स अगर हमने बिना कैलिब्रेट किए हुए से अगर किसी की एक्यूरेसी चेक की है इक्विपमेंट की, अगर वो प्रॉब्लम दिया आगे चल के, तो उससे जो डैमेज होगा या उससे जो कॉस्ट बढ़ेगी या उसके लिए जो हमें खर्चा करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए हम बेटर है कि हम कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से ही चेक करें। हाँ, हु कैन इशू। अब ये बात आती है कि कैलिब्रेट तो करें, लेकिन करें किससे? तो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज़ ऑथोराइज NABL एज द सॉल एक्रेडिटेशन बॉडी फॉर द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। मीन्स NABL लैब, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट करते हैं तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो हम अगर मान लो अगर मेरा मल्टीमीटर है ना, तो मल्टीमीटर को मुझे चेक करना है, IDSO के लिए कैलिब्रेशन मस्ट होना चाहिए। अगर मैं मल्टीमीटर उनको चेक करवा रहा हूँ तो वो NABL लैब से एक्रेडिटेड होना चाहिए, मतलब वहाँ से सर्टिफाइड होना चाहिए कि भाई ठीक है, आपका जो मल्टीमीटर है ये ओके है। अगर NABL ने उसको किया है ठीक, तो वो ठीक है फिर, है ना। तो हु कैन इशू, तो NABL जो है वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। अब NABL क्या है? NABL इज़ वन ऑफ द कंस्टिट्यूट बोर्ड ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मीन्स ये जो है ना, NABL जो है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसी के अंडर में है। तो वही उसी के एक है क्वालिटी काउंसिल, वही जो है NABL को ऑथोराइज्ड करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को चाहते हैं कैलिब्रेट, तो NABL लैब से। इवन हम लोग अगर कोई केमिकल, जैसे कोई मटेरियल है, वर्कशॉप में कोई मटेरियल आता है जिसको टेस्टिंग कराते हैं, तो वर्कशॉप की एक पॉलिसी कि वो NABL लैब से ही करवाते हैं, ताकि NABL लैब का जो भी रिपोर्ट्स आती है वो सही आती है, उसको सही मानते हैं कि वो उसमें कुछ भी वायलेशन की संभावना नहीं होती है। तो चाहे वो आपको केमिकल टेस्ट करवाना हो या कोई कैलिब्रेट करवाना हो, उसके लिए NABL ही ऑथराइज्ड है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैलिब्रेशन दैट कन्फर्म्स टू द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन, अब देखो कैलिब्रेशन में भी कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। एक मिनट,
हाँ, डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर कैलिब्रेशन है ना, प्रेशर कैलिब्रेशन के लिए, दूसरा टेम्परेचर कैलिब्रेशन जिस थर्मामीटर ये सब होते हैं, फ्लो कैलिब्रेशन, देन पीपीटी कैलिब्रेशन। ये क्या होता है ना, पीपीटी क्या होता है कि अगर जैसे मूविंग कोई लिक्विड अगर जा रहा है, किसी लिक्विड की मूवमेंट को चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उसके लिए पीपीटी कैलिब्रेशन होता है। देन इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन, देन मैकेनिकल कैलिब्रेशन। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। द रेजिस्टेंस जो है कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस ओम मीटर, रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस में बी यूज फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज। अगर रेंज बढ़ानी है तो नेचुरली हमने देखा है कि शंट है, मल्टीप्लायर है, करंट ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये सब जो है आपको रेंज बढ़ाने के लिए यूज़ में आते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एसी मीटर मेट विथ इन एवरीडे डोमेस्टिक। अगर जहाँ एसी की बात होती है तो हम इंडक्शन टाइप की बात करते हैं। अगर कहीं भी क्वेश्चन में एसी दिखता हो तो नेचुरली वो इंडक्शन से डील करता है। इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट रिलेटेड टू अर्थ एंड वन अनदर। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कौन मापता है? मेगर। एन एमीटर इज, एमीटर जो है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एमीटर या क्या है, तो ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कॉइल इन अ वोल्ट मीटर आर इन सीरीज। जो मल्टीप्लायर जो होता है ना उसको एक्सटेंड करने के लिए यूज, उसकी बात हो रही है, तो वो कैसे होता है? वो सीरीज में होता है। फॉर मेजरिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस चेक करना हो तो मेगर का यूज़ करते हैं। द इलेक्ट्रिकल पावर टू अ मेगर इज प्रोवाइडेड बाय, एक जनरेटर होता है मेगर में, आप देखा हो कभी हैंडल वाला जो होता था तो वो वोल्टेज को जनरेट करता था। बेसिकली पोटेंशियोमीटर जो है वो दो वोल्टेज को कंपेयर करता है ना, कंपेयरिंग द टू वोल्टेजेस। The resolution of the digital ammeter with 3 digit display is 1/1000। resolution जो है डिजिटल एमीटर का कितना है? 1/1000 का resolution है इसका। What will be the reading of the measure if the measuring terminals are open circuited? अगर ओपन हो तो नेचुरली इन्फिनिट होगी, शॉर्ट होगा तो जीरो होगा। The dynamic error of an instrument is defined as द डिफरेंस इन एक्चुअल एंड इंडिकेटेड वैल्यू। डायनेमिक एरर को क्या बोलेंगे? अगर एक्चुअल और इंडिकेटेड वैल्यू के बीच में कोई डिफरेंस है उसको बोलेंगे डायनेमिक एरर। विच ऑफ द मेथड विल बी यूज्ड फॉर प्रिसिजन मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को प्रिसाइसली यूज़ करना है ना तो हमारा जो पुराना एक सिस्टम था ब्रिज मेथड जो है वो ज़्यादा प्रिसाइसली चेक करता है। सी टी इज स्टेप डाउन द करंट ट्रांसफार्मर जो है। द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज, आइदर डायरेक्शन है ना, दोनों तो बायलैटरल सर्किट यूज हो। पैसिव में क्या होता है? कोई सोर्स नहीं होगा इसीलिए वो पैसिव। एक्टिव होगा ही इज द ईएमएफ सोर्स। इन अ सीरीज पैरेलल सर्किट एनी टू रेजिस्टेंस इन द सेम करंट पाथ मस्ट बी इन सीरीज विद ईच अदर। सीरीज पैरेलल सर्किट में एनी टू रेजिस्टेंसेस इन द सेम का, अगर हाँ सेम में है तो फिर वो सीरीज में होंगे। एरर ऑफ मेजरमेंट बराबर ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही मेजर एरर है। फॉलोइंग इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम। ऐसा यूनिट जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्टेड सिस्टम है। 1 यार्ड 36 इंच नॉर्मल क्वेश्चन। तो ये जो था कैलिब्रेशन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स, तो जस्ट एक ब्रीफिंग है कि कौन कैलिब्रेशन का कौन इशू कर सकता